सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आज का ये लेक्चर उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है जो 68, 69 या 70 बीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हो और उसमें भी जीएस पेपर 2 जो बीपीएससी पूछता है इंडियन पॉलिटी में अगर किसी को दिक्कत आ रहा है तो आज के इस लेक्चर में भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी का मैं कंप्लीट रिवीजन करने जा रहा हूँ मॉडर्न आंसर के जरिए। अलग अलग टॉपिक का मैं मॉडल आंसर इस लेक्चर में कवर करूंगा और उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा और उस आंसर से आपके और भी जो कई क्वेश्चन अगर पूछेगा पॉलिटी के सेक्शन में आप उसको इजीली वहां से सॉल्व कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा ये जो है ना मेंस का लेक्चर है, पीटी का नहीं है। अभी तक आप यूट्यूब पे सिर्फ पीटी का ही लेक्चर सुनते होंगे कि मैराथन क्लास पीटी के, लेकिन ये आपका मेंस के लिए है। और मैं कोशिश करूंगा कि 1 से 1.5 घंटे के इस लेक्चर में आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएगा। टॉपिक अगर कवर नहीं होगा तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा, ठीक है ना। तो अब इसमें मैं कौन कौन सा टॉपिक कवर करूंगा उसको थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूं। जैसे कि इसमें और जो डिस्कस का जो टॉपिक रहेगा, सबसे पहला आपका है कि संविधानवाद क्या है और जो प्रेम्बल का टॉपिक, ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मेरा कंटेंट है। हाँ, बस लेक्चर जो है मैं जो शो करूँगा पीडीएफ वो हिंदी में होगा, लेकिन बाकी मैं टर्म इंग्लिश का भी यूज़ कर दूंगा। और जिनको भी इसका पीडीएफ चाहिए इंग्लिश एंड हिंदी में, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ से जाकर आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। दूसरा टॉपिक फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी का है, फिर फंडामेंटल ड्यूटी भी कवर करेंगे, फिर राइट टू एक्सप्रेशन हम कवर करेंगे, रोल ऑफ जो है ना पार्लियामेंट, जो कि अभी हाल फिलहाल में कैसे हमारा संसद का रोल जो है ना काफ़ी एक निगेटिव पॉइंट में जा रहा है उसको हम कवर करेंगे। बाकी सेंटर स्टेट जो रिलेशन है, केंद्र संबंध को कवर करेंगे। फिर कैसे राजनीति में धर्म आ गया है उसको हम, फिर हमारे देश की राजनीति या पॉलिटिकल व्यवस्था में सिस्टम में देखिएगा कि जो है ना पर्सन जो व्यक्तिवादी राजनीति जो है ना बढ़ता जा रहा है उसको कवर करेंगे। बीपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन ये पूछ चुका है। इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, फिर जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं उसका क्या रोल है, क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव है, और जो कोलिशन गवर्नमेंट जो कि गठबंधन की जो राजनीति है वो, और बेसिक स्ट्रक्चर इसको कवर करेंगे। बाकी जैसे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बच गया है या आपका जो है ना यूनिवर्सिटी का टॉपिक बच गया, ये मैं ऑलरेडी कवर करा दिया हूँ। पंचायती राज इंस्टीट्यूट का ऑलरेडी मॉडल आंसर जो है ना इसी यूट्यूब के प्लेलिस्ट में एक आपको मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट मॉडल आंसर, उसमें उसको मैं कवर करा दिया हूँ। और इंडियन यूनिवर्सिटी का टॉपिक कल ही जो मैं करंट अफेयर्स का क्लास जब ले रहा था उसमें मैंने उसको काफ़ी बारीकी से डिस्कस कर दिया। जो ऑलरेडी मैं इस पे टॉपिक कवर कर दिया हूँ चैनल पे, वो दोबारा क्यों बताऊँ, क्योंकि टाइम की भी कमी होती है। तो आज इस लेक्चर में कोशिश करूँगा ये 12 टॉपिक आपका कवर हो जाए। अगर नहीं होगा तो इसको नेक्स्ट हम वीडियो में कवर कर देंगे। उसके बाद इसमें जो कुछ चीज़ें और आपको मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं और मेंस में आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे आगे बढ़ूँ मैं, क्योंकि कई सारे हमको कॉल या मैसेज बहुत सारा आता है मैसेज खास करके कि कैसे हम मेंस की तैयारी करें, तो मैं आपको सिंपल एक बात बोलना चाहूँगा, मेरे इस यूट्यूब पर जाइए आपको हिस्ट्री का कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा और ये भी बेस्ट कंटेंट के साथ पूरा हिस्ट्री का लगभग मैं कवर करा दिया हूँ बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर पॉलिटी का कंप्लीट लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है, पॉलिटी का ऑलरेडी पूरा लेक्चर ही अवेलेबल है। फिर इकोनॉमिक्स का मोस्टली आपको अवेलेबल मिल जाएगा। साइंस टेक का को भी आपको 3 लेक्चर में ऑलरेडी मैं कवर करा चुका हूँ। बाकी कल ही मैं पूरा कंप्लीट जो है ना करंट अफेयर्स पिछले 1 साल का कवर करा, वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कराया हूँ। बाकी एसे का भी आपको लगभग 10 से 15 लेक्चर मिल जाएगा, आप उसको कवर करें। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि नीचे जो टेलीग्राम का जो लिंक दिया गया, आप उस टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आपको जो है ना कंटेंट मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाएगा। अभी पीटी पे उतना फोकस नहीं, हाँ पीटी पे फोकस जैसे 20 मई के बाद होगा, क्योंकि अभी 20 मई तक 68 मेंस का एग्जाम चलेगा और बाकी अभी तो टाइम 69th के लिए मेंस तैयार करने का है। इसलिए इस पूरे चैनल पे मेरा फोकस है कि मेंस के लिए जो ना आप लोग के लिए कुछ किया जाए। और आज ही जो है ना मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे एसे का भी एक मॉडल आंसर शेयर किया हूँ, जिसमें कि जो उसका जो एसे जो टॉपिक है कितना अच्छा है कि पहुँचने से अधिक जरूरी है ठीक से यात्रा करना। मतलब कि आप जो है ना कहीं पहुंचने से अच्छा है कि आप जो है ना ट्रेवल प्रॉपर्ली वे में, मतलब प्रॉपर्ली वे में कीजिए। मतलब ये है कि
आपका अगर कोई लक्ष्य है तो लक्ष्य की प्राप्ति में आपका जो सफ़र करें उसमें सही ढंग से ईमानदारी ढंग से कीजिए, इन्हें के करप्शन कर लिए। तो इसका मैं मॉडल आंसर शेयर किया हूं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, तो जाके उसको डाउनलोड करके पढ़िए। बाकी ऐसे का भी और भी मैं कोशिश करूंगा 68 मेंस के पहले ही लगभग मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 या 15 ऐसे का लेक्चर मैं करा दूं कि कैसे बॉडी पार्ट लिखें, कैसे उसमें निष्कर्ष लिखें, कैसे इंट्रोडक्शन लिखें, वो सब मैं आगे कुछ दिनों में करा दूंगा। बाकी इस लेक्चर में पॉलिटी का पूरा सेक्शन में कोशिश करता हूं कवर करा देने का, और ये आपको यहाँ टॉपिक यहाँ पे आपको दिख ही रहा हो। तो एक बार सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि कंटेंट, उसके बाद में आगे इसको बढ़ेंगे। आप ये इंग्लिश में देख लीजिए कि वही व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, फिर ये कैसे कैसे इसका इम्पोर्टेंस है ये, फिर बाकी ये इसमें आपका देखिए डीपीएसपी और जो है ना सॉरी प्रेम्बल प्रस्तावना का ही टॉपिक है। फिर आगे के पीडीएफ में आपको इसमें जो है कि मिल जाएगा ये क्या कहते हैं, हाँ डीपीएसपी और फंडामेंटल ऐसे करके लगभग ये 40 पेज का पीडीएफ है इंग्लिश में। तो मैं इसको शेयर कर दूंगा, जिनका भी इंग्लिश मीडियम है वहाँ पे जाके इस कंटेंट को डाउनलोड करके आप आराम से पढ़ लें। और जो भी इसमें आंसर लिखा गया है, यही जैसे कि इसमें है कि एक फेडरल सिस्टम का है, इतना डायनेमिक वे में लिखा गया है कि अगर कोई भी और अगर क्वेश्चन अगर आपका आएगा ना, चाहे वो लेटेस्ट वो भी डेटा के साथ है, जीएसटी हो या नीति आयोग हो या फाइनेंस जो कमीशन का जो रिपोर्ट है, सबको शामिल करते हुए ये आपका आंसर तैयार किया गया है। जब आप इसको पढ़ेंगे आपको लगे नहीं बाकी जितना भी अगर क्वेश्चन इस टॉपिक पर आएगा आप उसको ईजिली हैंडल कर सकते हैं। तो आइए मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है जो फर्स्ट टॉपिक का ही है कि संविधानवाद या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से आप क्या समझते हैं। भारतीय संविधान में इस जो थ्योरी को रेखांकित करने वाले विभिन्न जो प्रोविजन या उपबंध है उस पर प्रकाश डालिए। देखिए सबसे पहले जब भी कभी आप कोई मेंस का आंसर लिखें तो सबसे पहले क्वेश्चन को 1 नहीं 2 नहीं 3 बार पढ़िए। जब आप क्वेश्चन को 3 बार पढ़ेंगे तो क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही आपको कई सारे डायमेंशन खुलते जाएंगे। कई सारा जब मैं कॉपी चेक करता हूँ तो उसमें क्या होता है, बिना पढ़े ही एक बार पढ़े आंसर लिखना स्टार्ट, नहीं, ये बहुत ही गलत तरीका है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें, उसके की टर्म को ढूंढें कि उसमें क्वेश्चन में क्या की टर्म है। देखिए अगर आप इसको अगर पढ़िएगा अच्छे से अगर इस आंसर को, तो सबसे पहली बात एक चीज़ और जान लीजिए कि जब भी हम कभी मेंस का आंसर लिखते हैं, अगर लॉन्ग आंसर आप लिख रहे मोटा मोटी 400 से लेके 450 वर्ड मैक्सिमम जा सकते हैं। अगर आप शॉर्ट आंसर लिख रहे हैं तो आप 100 वर्ड के आसपास इसमें जा सकते हैं। और मैं बोलना भूल गया, जहाँ तक शॉर्ट आंसर की बात है, ऑलरेडी एक मैं शॉर्ट आंसर का वीडियो पॉलिटी का बना दिया, उसका भी मैं लिंक दूंगा नीचे, आप उसको देख लीजिए। बाकी एक और लेक्चर लाऊंगा जिसमें लगभग और 10 या 15 पॉलिटी का शॉर्ट आंसर मैं वो भी कवर करा दूंगा। जितना हमसे होगा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं करा दूंगा, उसका आपको कोई विशेष दिक्कत नहीं है। हाँ आइए इसमें देखिए, अगर आप इस प्रश्न को लिखना चाहते हैं तो आप पहले आप क्या करना है कि 400 से लेकर 450 सब तक आपको आंसर लिखना, पहली बात तो ये। फिर उसके बाद जो है ना क्वेश्चन को पढ़िए कि क्वेश्चन कहता है कि संविधानवाद से आप क्या समझते हैं, मतलब आपको इसका डिफाइन अच्छे से कर देना है। और कम से कम अगर आप इसको डिफाइन करें तो मोटा मोटी समझिए कि आप मैक्सिमम 80 से लेकर 100 वर्ड तक में ना इसको आप डिफाइन कर सकते हैं एग्जाम्पल के साथ। फिर सेकेंड पार्ट क्या कहता है कि भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस जो थ्योरी को रेखांकित करने के लिए जो प्रोविजन है वो आर्टिकल के साथ आपको लिखना पड़ेगा। बाकी आप उधर से उधर आराम से जो है ना लगभग 250 वर्ड जा सकते हैं, या नहीं तो परिभाषा में अगर आप 100 से लेकर 120 वर्ड खर्च कीजिए, बाकी रिमेनिंग वर्ड उधर यूज कीजिए, और बाद में अंतिम में आपको निष्कर्ष भी लिखना है। तो ऐसे करके सबसे पहले चीज़ों को आइडेंटिफाई कीजिए कि हमको क्या क्या लिखना है, क्या क्या नहीं लिखना है। यहीं पे आप जो है ना मतलब कि जो नहीं बोलते कि माइंड में मैप बना हमको इसमें क्या क्या लिखना है, जैसे कि इसका अलग अलग जो प्रोविजन है, ऐसे करके आप जो है ना रफ वर्क कर लीजिए कि हाँ इसमें हमको ये बात, जैसे कि विधि का शासन है या जो है फंडामेंटल राइट है, इसमें डीपीएसपी है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो ये सब आप ना यहीं पे माइंड में सोचिए, तब उसको एग्जीक्यूट करने का कोशिश कीजिए। और वैसे भी आपको लॉन्ग आंसर तो वहाँ तो 20 से 22 मिनट में लिखना था, इसलिए मेरे ख्याल से लगभग 30 सेकेंड जो है ना सोचने पर दीजिएगा हमको इसमें क्या क्या लिखना है। और ये कैसे होगा, प्रैक्टिस होगा। जब भी कभी आप कोई नेक्स्ट टाइम पे जब भी कोई आंसर लिखा है तो सबसे पहले आंसर को मिनिमम 3 टाइम पढ़ें। 3 टाइम पढ़ने के बाद उसका माइंड में मैप बना हमको इसमें ये बात लिखना है, और तब जाकर उसको एग्जीक्यूट करने का
मतलब कि प्रोसेस स्टार्ट करें। इससे क्या होगा, आपका बन जाएगा हैबिट। और वैसे मतलब ऐसे आ गया, ऐसे में तो बिना आप कम से कम 10 मिनट 15 मिनट सोचे ऐसे को लिख नहीं सकते हैं। ये कहीं क्यों नहीं हम जीएस से स्टार्ट करें, डायरेक्ट आंसर लिखना अच्छा है कि सोच के लिखा है। और इससे अगर सोचने से आपको कई सारे डायमेंशन क्या होंगे, कवर हो गए। ये कुछ अप्रोच होता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। बाकी आप लोग इसको प्रैक्टिस में लाइएगा तो चीज़ें समझ में आ जाएगा। बाकी देखिए यहाँ जो पहले डिफिनेशन में क्या लिखा है, कोरी एंड अब्राहम के अनुसार, ये मतलब कि जो विद्वान है, स्थापित संविधान के निर्देशकों के अनुरूप शासन को ही क्या कहते हैं, संविधानवाद कहते हैं। मतलब कि जो कानून मतलब कि बन गया है, जो संविधान बन गया उसके अकॉर्डिंग अगर कोई देश चलता है या कानून चलता है, उसको सिंपल हम क्या कहते हैं, संविधानवाद कहते हैं। इसकी शासन का वह पद्धति है जिसमें कि जनता की आस्थाओं, मूल्यों, आदर्शों के परिलक्षित करने वाले संविधान के नियमों व सिद्धांतों के आधार पर ही शासन किया जाता है और संविधान के द्वारा ही शासक वर्ग को नियंत्रित किया जाता है, ताकि व्यवहार में शासक वर्ग निरंकुश न बनकर जन इच्छा के अनुसार ही शासन करता रहे। संविधान और संवैधानिक सरकार संविधानवाद के आधार ही क्या है, स्तंभ है। मतलब कि ये देखिए आपको जो डिफिनेशन लिखा गया है वो टू द पॉइंट लिखा गया कि कोई भी अगर इसको पढ़ेगा तो नहीं, इसमें वर्ड भी सही है और शब्दों का चयन, बाकी जो है ना आपका जो आप कहना चाह रहे हैं वो आपके बात निकल के सामने आ रहा है। कहने मतलब ये है कि संविधानवाद उसी राजनीतिक व्यवस्था में संभव है जहां संविधान हो और शासन संविधान के नियमों के अनुसार ही होता हो। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी, इटली, रूस आदि देशों में संविधान होते हुए भी संवैधानिक सरकारों का अभाव था, क्योंकि यहाँ के तानाशाही शासकों के लिए संविधान एक रद्दी कागज की तरह था, इसलिए वहाँ पर संविधानवाद नहीं था। संविधानवाद के लिए संविधान के साथ संवैधानिक सरकार का होना भी अत्यंत आवश्यक होता है। संवैधानिक सरकार ही संविधान को व्यवहारिक बनाती है। संविधान के व्यवहारिक प्रयोग के बिना संविधानवाद की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो यहाँ देखिए लगभग 100 वर्ड में या 120 वर्ड में संविधानवाद क्या होता है उसको डिफाइन कर दिया गया। आप यहाँ पे एक दो बात और लिख सकते हैं कि हमारा देश आज़ादी के बाद, चूँकि हम संविधान को फॉलो करने वाले देश हैं, ये अगर संविधान है इसकी विचारधारा के अकॉर्डिंग हम चल, तो यही हो गया संविधानवाद। और चाहे महात्मा गांधी हो, BR अम्बेडकर हो, वो सब कहीं ना कहीं संविधानवाद को मानने वाले व्यक्ति। देखिए जिस भी अगर आपके बात आपके शब्द के पीछे वाद लग जाए, समझिए कि वो उस रंग का चश्मा है। इसका मतलब है कि आप किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को संविधान के अकॉर्डिंग देखते हैं। संविधान में जो लिखा हुआ है, जो वैल्यू या जो मूल्य दिया गया है, चाहे वो धर्मनिरपेक्षता का हो, स्वतंत्रता का हो, अगर आप उसके अकॉर्डिंग उस देश की शासन प्रणाली को आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब आप कहीं ना कहीं संविधानवाद के जरिए उस देश की व्यवस्था, और यही किसी हमारे देश के लिए सबसे बड़ा मूल्य या वैल्यू है। तो अब यहाँ पे जो है, चूँकि ये फर्स्ट पार्ट हो गया, अब इसमें हम ये करने जा रहे हैं कि जो संविधानवाद जो कॉन्स्टिट्यूशनिज्म है, इसका क्या क्या मेन प्रोविजन हमारे देश के संविधान में दिया गया। पहला, हम एक जो है ना स्वायत्त सरकार है, हमारे यहाँ गरिमा का बात है, अधिकार की बात किया गया है, समानता की बात किया गया, सरकार सीमित है, संविधान के अकॉर्डिंग काम करती है और शासकों के लिए जो है ना संविधान ही सर्वोच्च है, विधि के व्यक्ति का शासन होता है, विधि का शासन होता है। ये सब कहीं ना कहीं संविधानवाद के आपके क्या है, मेन कॉन्सेप्ट के इस संविधान में हमारा जिक्र किया गया। बाकी संविधानवाद का जो सिद्धांत हमारे यहाँ है क्या क्या है, एक तो लिखित संविधान है, जिम्मेदार सरकार है, विधि का शासन भी है, फंडामेंटल राइट है और शक्ति का संतुलन है, बैलेंस है और पावर ऑफ सेपरेशन भी है। बाकी हमारे यहाँ न्यायपालिका एकदम फ्री एंड फेयर काम करती है और संविधान का एकदम लचीलापन, इसमें हम सुधार भी कर सकते हैं। और यहाँ हमारे यहाँ फेडरल जो है ना हमारे देश का सिस्टम है। ये सब कहीं ना कहीं ऐसे सारे प्रोविज़न है जो हमारे देश को जो संविधानवाद की जो है ना कॉन्सेप्ट को पुख्ता करने की क्या करता है, कोशिश करता है। आप ऐसे जो है इसको लिख सकते हैं। जैसे कि आगे यहाँ पे इसमें हमारे यहाँ लिखित संविधान है, उसके बाद हमारे यहाँ उत्तरदायी सरकार है। उत्तरदायी सरकार मतलब क्या है, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। संविधान के अकॉर्डिंग अगर वो सरकार काम नहीं करेगी, उनको संसद या पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ेगा, एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका को हमारे देश में। तो वही बात है। अगला हमारे यहाँ विधि का क्या है, शासन है। मतलब कि हमारे यहाँ चाहे राष्ट्रपति हो, एक देश का अगर कोई चपरासी भी हो, सब जो है ना कानून के सामने सभी क्या है, बराबर। आप इसको थोड़ा सा वीडियो पॉज कर देख लीजिए, क्योंकि अगर बहुत अगर डिटेल में जाओगे तो इस लेक्चर को कवर करने हमको 5 घंटा लग जाए, जबकि हमको करना 1 से 1.5 घंटा में। बाकी आप वीडियो पॉज कर आराम से देख सकते। और पेन कॉपी लेके बैठिए
आपको भले ही टाइम लगेगा 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन एक बार मान लीजिए ये जो लेक्चर हो रहा है बहुत ही रामबाण है। जो भी मेंस लिख रहे हैं, और मेरा ये मतलब गारंटी तो मैं नहीं कहूँ, लेकिन हाँ इतना मेरा मतलब कि अभी तक का एक्सपीरियंस करता है, जो मैं इस लेक्चर में कराऊंगा बीपीएससी मेंस में पेपर 2 पॉलिटी सेक्शन क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द रहेगा। बाकी हाँ कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा, अगर आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली उसको हैंडल कर लेंगे, इतना विश्वास रखें। बाकी फंडामेंटल राइट का जिक्र हमारे देश के संविधान में कहीं ना कहीं वो हमारे देश के संविधान के कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। जैसे कि यहाँ पर आप आर्टिकल लिख सकते हैं कि 12 से लेके 35 तक यहाँ पे है, और ये हमारे देश के नागरिकों के जो है ना एक तो राजनीतिक, भौतिक, आर्थिक सारे विकास के लिए फंडामेंटल राइट काफ़ी क्या है जरूरी है। फिर उसके बाद मूल अधिकार में आप इसको दिखा सकते हैं कि मेनली क्योंकि समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता, पोषण, धार्मिक संस्कृति, ये सब है। फिर मूल अधिकार इतने महत्वपूर्ण है कि इसके बिना मनुष्य को एक बंद पिंजरे में तोता के समान समझा जाता है। बाकी हमारे यहाँ क्या है, शक्ति का संतुलन है कि संघ सूची है, राष्ट्र सूची है, तो ये कहीं ना कहीं संविधान के दायरे में रख के सबको काम करने के लिए कहा है। और चेक और बैलेंस भी है। स्वतंत्र और न्यायपालिका है, अगर कोई कानून अगर सही नहीं है तो उसको ना न्यायपालिका उसको डिसमिस भी कर सकती है। और कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय जो है ना संविधान का रक्षक और अंतिम व्याख्याता भी है। बाकी ये सब बात आप एक्स्ट्रा दो। देखिए जब भी कभी आंसर जीएस का लिखा तो पॉइंट वाइज लिखा, ज़्यादा लफाजी नहीं करना है, अधिक शब्दों का प्रयोग नहीं करना, टू द पॉइंट रहिए, टाइम भी कम होता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा, और सेकेंड पेपर तो नंबर बहुत कम आता है, नंबर ज़्यादा कैसे, जब इस तरह आप पॉइंट वाइज आंसर को क्या करेंगे, नीट एंड क्लीन लिखेंगे तभी आएगा। दूसरा संविधान का लचीला कठोरता भी है, हम उसमें कुछ कुछ चेंज भी कर सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं। तो फिर हमारे यहाँ संघ है, स्वरूप है, केंद्र राज्य संबंध है, विधायी संबंध है, प्रशासनिक संबंध है। तो इस अकॉर्डिंग से पूरे देश का जो हमारा संविधान क्या हो रहा है, चल रहा है। अब अंतिम में वही कि इस तरह देखा जा सकता है कि संविधानवाद की जो सार्थकता नागरिकों द्वारा देश के आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक उत्थान में भाग लेने से विकासशील देश में संविधानवाद विकास का एक मार्ग साबित हो रहा है। वर्तमान समय भारत के पड़ोसी देश म्यांमार, पाकिस्तान में संविधानवाद का कमजोर होना परिचित होता है। परिणाम स्वरूप ये देश आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। वहीं बांग्लादेश, भारत, इंडोनेशिया, अन्य विकासशील देश संविधान के जरिए चल रहा है और वो विकास को आगे बढ़ रहा है। क्योंकि ये सब आपने ये सब आपके अंदर ये कैसे आएगा, ये लिखने से आएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संविधान पर आधारित अवधारणा है, संविधानवाद है, संविधान के आदर्शों और मूल्यों को साध्य के रूप में प्राप्त करने का ये क्या है, प्रयास करता है। आप ऐसे चीज़ों को जो है लिख सकते हैं। अब इसको आप देख सकते हैं कि लगभग ये 400 शब्द के आसपास होगा, उससे कम ही होगा, लेकिन सारा बात जो है ना, जो क्वेश्चन का डिमांड था वो हो गया। बस मैं बार बार बोलता हूँ, प्रैक्टिस करें, सही ढंग से कॉपी को चेक करावें, क्योंकि एक अच्छा मेंटर आपको मेंस में अच्छा मार्क्स दिला सकता है। हाँ, बाकी कॉपी चेक जो है ना आपको अच्छे लोगों से जरूर कराइए। नेक्स्ट यहाँ पे अगला टॉपिक में लिया हूँ फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को एक ही साथ करके लिया। और देखिए क्वेश्चन कितना डायनेमिक है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट के संरक्षण मतलब प्रोटेक्शन के साथ साथ राज्य की नीति के तत्वों को प्रमुखता प्रदान किए बिना देश का ओवरऑल डेवलपमेंट या जो एक जो है इंक्लूसिव जो समाज या सोसाइटी का निर्माण संभव नहीं है, व्याख्या कीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये कई सारे और क्वेश्चन को आपको इजीली जो है ना सॉल्व करके दे देगा। सबसे पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, मैं तो खैर वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। कहता है कि फंडामेंटल राइट जो आपका है, ठीक ना, प्रोटेक्शन उसका साथ ही साथ जो है ना, जो आपका डीपीएसपी है उसको प्रमुखता दिए बगैर इस देश का विकास संभव नहीं है। और ये जो क्वेश्चन बनाया गया है, मिनर्वा मिल्स बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक है, एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। एक पहिया अगर खोल दिए तो पहिया वो चलेगा, इसका मतलब ये कि देश तभी चलेगा जब आप इस दोनों को साथ लेकर चलोगे। कॉन्सेप्ट इसका यही है। तो अब ये देखिए इतना डायनेमिक क्वेश्चन, आप उसको सोचना पड़ेगा पहले कि फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन कैसे, जो भी 6 अधिकार है उसकी मतलब, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट तो राजनीतिक अधिकार है और ये डीपीएसपी कहीं ना कहीं आर्थिक और सामाजिक अधिकार है। तो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तीनों अधिकार जब मिल जाएगा, ये देखिए फंडामेंटल राइट आपको पॉलिटिकल दे देगा, डीपीएसपी आपको राजनीतिक और जो है ना सामाजिक दे देगा, और इसी से आपका इस देश का जो है ना क्या हो जाएगा, सर्वांगीण विकास हो जाएगा। ये आप जो है ना इस फ्लो चार्ट को भी या इस मैप को भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए लिखते थे भाई, एक दिन में बिल्कुल नहीं होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब देखिए इसमें आप सिंपल क्या कर सकते हैं, पहले आप
भूमिका जब कभी लिखा तो भूमिका में लिखा है कि संविधान का जो भाग 3 में जो है ना 12 से लेके 35 तक जो है ना फंडामेंटल राइट है, और भाग 4 में जो है ना 36 से लेके 51 तक डीपीएसपी है। ये तो आपको भूमिका लिखना पड़ेगा। सिंपल से आप दिखा दें कि मूल अधिकार के तहत नागरिकों को राजनीतिक अधिकार मिले हुए हैं, जो राज्य के लिए नकारात्मक जबकि नागरिकों के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि फंडामेंटल राइट को जानबूझ के सरकार हमसे नहीं छीन सकती। हाँ, उस पर कुछ जो है ना युक्ति युक्त निर्बंधन या रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन है, वो अलग बात है। वहीं दूसरी ओर नीति तत्व कल्याणकारी कार्यों का आधार होता है, जो नागरिकों के कल्याण के लिए आवश्यक, हालांकि यह राज्य के इच्छा पर निर्भर करता है। तो आपने क्या किया, इसमें भूमिका में ही वो बात क्लियर कर दे कि भाई दोनों क्या होता है, ठीक ना। और ये सिंपल वे में, ज़्यादा मतलब कि वो नहीं है। फिर अब यहाँ पे आप फंडामेंटल राइट द्वारा प्राप्त जो अधिकार है, इसमें क्या है, आपको इसमें 6 तक जो अधिकार है, इसमें विधि के समक्ष समानता की बात किया गया, जाति धर्म पर कोई भेदभाव नहीं है, लोक नियम में समानता है, वाक अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कहीं भी आने जाने की आज़ादी है आपको, ठीक ना। फिर आपको प्राण दैहिक स्वतंत्रता, आपको आर्टिकल भी बराबर में लिख सकते हैं, बाकी बालकों के लिए है, धार्मिक स्वतंत्रता है, धार्मिक स्थल जाने का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन है, और फंडामेंटल राइट के हनन पे आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। फिर यहाँ पे डीपीएसपी के अंतर्गत जो आपको अधिकार मिले हुए हैं, क्या मिला हुआ है, समाजवादी अधिकार मिला हुआ है, गांधीवादी मिला हुआ और उदारवादी मिला है। यहाँ पे समाजवादी में आप लिखिए कि लोक कल्याणकारी बात किया जाता है। इसमें प्रमुख अधिकार आपको क्या क्या है, नागरिकों को समान रूप से जीविका प्रदान करना। अगर आपको ये आर्टिकल याद है तो यहाँ पे आर्टिकल भी मेंशन कर दीजिए। काम शिक्षा अधिकार है, कामगारों के निर्वाह मजदूरी का अधिकार है, पोषाहार है, गांधीवादी सिद्धांत के जरिए ग्राम पंचायत का गठन किया गया है, ग्रामीण विकास का बात किया गया है। फिर उदारवादी का जिक्र कर दिए, यूसीसी है या निःशुल्क शिक्षा का बात है। इस प्रकार देखा जाए तो मूल अधिकार ने राजनीतिक अधिकार प्रदान तो किए हैं, लेकिन डीपीएसपी के बिना सर्वांगीण विकास संभव नहीं है, क्योंकि जीविका, काम इत्यादि की बात नीति तत्व में ही की गई है, मूल अधिकार में नहीं। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि डीपीएसपी के शासन का बेसिक कॉन्सेप्ट या आधारभूत प्रिंसिपल है। नीति तत्व एवं लोक कल्याण राज्य की स्थापना में कैसे सहायक है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विकास द्वारा ये करता है, शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा इसकी बात करता है, सभी रोजगार देने की बात करता है, संपत्ति का समान वितरण करने की बात करता है, कृषि उद्योग व्यापार की बात करता है, भारत में आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना में सहायक है, और सरकार के लिए मार्गदर्शन का भी काम करता है। संतुलित आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक विकास को प्राप्त करने के लिए फंडामेंटल राइट के साथ साथ डीपीएसपी तत्वों को सरकारों द्वारा महत्व दिया गया है, जिसके प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान दिया जा सकता है, जिसने लोगों के जीवन को विकास की ओर मोड़ा है। जैसे कि लघु और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने से एमएसएमई को काफ़ी फायदा मिला है, लोग छोटे उद्योग में कामों पर अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। खाद जो है ना आपका सुरक्षा कानून के जरिए गरीबों के लिए खाद की आपूर्ति की जा रही है। बिहार सरकार 7 निश्चय योजना 2 चला रही है, 1-2 चला रही है, जिसमें कि शिक्षा पर विकास किया जा रहा है, महिला आरक्षण दिया जा रहा है, अनुसूचित जनजाति के लिए काम किया जा रहा है। मतलब इस प्रकार फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी अगर साथ साथ चलें तो अवश्य ही नागरिकों की सर्वांगीण विकास संभव हो सकता है। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का देश है, जहां एक तरफ सभी को आर्थिक उन्नति प्राप्त करने का अवसर है, वहीं दूसरी ओर सुभेद वर्ग के लिए सरकार व्यवस्था करती है। सरकार अपनी योजना बनाते समय नीति तत्वों का ध्यान रखती है। अतः कहा जा सकता है कि आज़ादी के 75 ईयर्स बाद भारत में गरीबी भी लगभग 21% है, जो कि 50% अधिक कम हुई है। लोगों के पास रोजगार के अवसर, काम, उद्योग, व्यवसाय आदि प्राप्त हुए हैं, जिससे अच्छे जीवन के स्तर में सुधार हुआ है। साथ ही मूल अधिकार के द्वारा दिए गए अधिकारों का उपयोग में उनकी स्वतंत्रता में 4 चांद लगा दिए। अतः फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों ही नागरिकों के समग्र विकास के लिए क्या है, अति आवश्यक है। ऐसे करके अगर आप लिखेंगे तो मेरे ख्याल से ठीक ठाक। देखिए एक बार बोलता हूँ, कोई भी मॉडल आंसर 100% सही नहीं होता है, उसमें हमेशा सुधार की गुंजाइश होती है। यहाँ भी जो मैं बता रहा हूँ, इसमें इसको इस बेसिस पे इसको और भी आप बेहतर कर सकते हैं, लेकिन हाँ कम से कम आप इतना तो लिख के देखें, तभी आप इसे बेहतर कर पाएंगे। अब नेक्स्ट जो है मॉडल आंसर मैं लेता हूँ। अगला एक फंडामेंटल राइट का ही क्वेश्चन, जो कि अभी हाल फिलहाल बहुत चर्चा का विषय रहता है, जो कि आपका राइट टू एक्सप्रेशन या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। क्योंकि जब से सोशल मीडिया पर ये जो चीज़ें हो रही है, फेक न्यूज़ या और चीज़, तो ये काफ़ी एक चर्चित मतलब कि टॉपिक है। इससे क्वेश्चन आपसे आ सकता है इस बार के 68 या 69 में। आप इसको आराम से, पहले मैं बताता हूँ तब आप इसको समझिएगा। क्वेश्चन ये है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी से आप क्या समझते हैं। देश की एकता और अखंडता को लेकर हमेशा से इस पर एक जो है ना क्वेश्चन मार्क लगाया जाता रहा है। इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के विशेष रेफरेंस लेते हुए इस कथन को आपको एग्जामिन करना है। मतलब क्वेश्चन का फिर से अगर पढ़िएगा, सिंपल आपको लिखना है कि ये आज़ादी होता क्या है। आर्टिकल का
जिक्र करते हुए लगभग इसको आप 80 से 100 शब्द में लिखिएगा। फिर आप बताइएगा कि देश की एकता अखंडता को लेकर आखिर इस पर क्यों प्रश्न लगाया जाता है। लोग कुछ ना कुछ अपना बयानबाजी करते रहते जो देश के खिलाफ होता है, और ख़ास करके आपको इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का रिफ्रेम देते हुए हाल के कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए इस आंसर को आप लिख सकते हैं। तो अगर आप इसको 400 वर्ड में अगर लिखना चाहेंगे तो आप लगभग 100 वर्ड आप इसके डिफिनेशन में दीजिए मोटा मोटी। फिर एकता अखंडता को लेकर इसमें क्यों प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है वहाँ लगभग आप 100 से लेकर 150 शब्द लिखिए। बाकी मेनली आपको स्पेशल रेफरेंस आपको देते हुए सोशल मीडिया का शब्दों में जिक्र कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, भूमिका लिखेंगे। क्या कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के आर्टिकल 19(1) में वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को वर्णित किया गया है। यह किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली का प्राण तत्व है। पतंजलि शास्त्री के अनुसार भाषण और प्रेस की आज़ादी लोकतांत्रिक प्रणाली की नींव है। आगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत अपने किसी अन्य के विचार को लिखकर, पढ़कर, छापकर, फिल्म आदि के माध्यम से व्यक्त करने का है। न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से इसमें और भी कई नई चीज़ों को जोड़ा, जैसे कि कौन कौन तत्व शामिल किए गए हैं। आज विचार की अपना विचार व्यक्त करना, प्रेस की आज़ादी, व्यावसायिक विज्ञापन, सूचना का अधिकार, आलोचना का अधिकार, सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचार को रखना। बाकी आपको देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप कभी पॉलिटी का आंसर लिखेंगे तो इस चीज़ का कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आप जरूर लिखें, उस मतलब कि मुद्दे से संबंधित। एक्स्ट्रा बात नहीं लिखना है आपको। फिर से बोलिए, सुन लीजिए। एक तो पहली बात सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जिक्र करना है। अगर उससे संबंधित कोई अगर कमेटी का गठन, जैसे सरकारिया कमीशन है, जब भी कभी आप केंद्र राज्य संबंध लिखेंगे, सरकारिया बात का सरकारी आयोग की बात आपको लिखना पड़ेगा। जब भी आप गवर्नर के बारे में लिखें तो पूंछी आयोग का जिक्र करना, तभी आपको बेहतर नंबर मिलेगा, अन्यथा वो आंसर अधूरा कहलाएगा। और जब भी कभी पॉलिटिकल आंसर लिखें तो अंबेडकर जी का, गांधी जी का, नेहरू जी का, किन्हीं का अगर कोई कोटेशन किसी के बारे में आया तो आप उसका भी जिक्र करेंगे। और ये सब मैं ऑलरेडी इस यूट्यूब पे बता दी हूँ, जाके मॉडल पर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी इसमें रमेश थापर मद्रास राज्य के में मामला आया था कि प्रेस की स्वतंत्रता को व्यक्ति का माना गया था। इंडियन एक्सप्रेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले में माना गया कि प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र को मजबूती के पक्ष में। अनुच्छेद 19(a) में जहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वर्णित है, वहीं इस पर कुछ ना कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगाया गया है। क्वेश्चन एक बार 65 या 4 में पूछा बीपीएससी ने, संविधान जहां एक हाथ से फंडामेंटल राइट देता है, दूसरी हाथ से छीन भी लेता है। कितना लॉजिकल क्वेश्चन था। मतलब कि संविधान हमको 6 अधिकार दिया, लेकिन हर एक अधिकार पर जब देखिएगा ना आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, वही आपको व्याख्या करके आंसर को लिखना था। वही कर रहा हूँ। क्वेश्चन कितना भी अंदर डीपली पूछे, हाँ बस कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा ना तो आपका आंसर इजीली वहाँ पे हैंडल हो जाएगा। बाकी प्रतिबंध का आधार दिखा दीजिए। राष्ट्र एकता अखंडता है, विदेशी के साथ संबंधों के आधार पर न्यायालय की अवमानना कीजिएगा, सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था में, और नैतिक और मानहानि जब हो ऐसा होगा। व्यक्ति की स्वतंत्रता को लोग लेके समय समय पर कई विवाद उत्पन्न होते हैं, और इस विवाद को देश की एकता अखंडता को खतरा पहुँचा। कैसे देखिए, अगर इसके ऐतिहासिक पहलू को देखा जाए तो 1975 का राष्ट्रीय आपातकाल आपको याद होगा, कैसे वहाँ प्रेस और निजी का आज़ादी को हनन किया गया था। वर्तमान में कुछ घटनाएं दिखाइए आप। यहाँ 2004-05 में कई पुरस्कार विजेताओं ने वर्तमान सरकार पर असंगतता का आरोप लगाकर अपने पुरस्कार सरकार को वापस दे दिए थे। पुरस्कार विजेताओं में साहित्यकार अन्य शामिल भी थे। CAA NRC के विवाद को लेकर भी यह चर्चा में रहा था, जिसमें भ्रम फैलाने के लिए हिंसक गतिविधियां देश में देखी गई। देश के बड़े बड़े सरकारी विश्वविद्यालय अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के आड़ में देश के खिलाफ राष्ट्रपति विरोधी कृत्य किए गए हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रैंकिंग में इंडिया के देखिए कितना खतरनाक रैंकिंग है। 2022 में आपका 180 में 150 से नीचे गिरता ही जा रहा है। राजद्रोह कानून का प्रयोग जहां 2014 में 47 लोगों पर किया गया, वहीं अभी तक 100,000 से अधिक लोगों पर यह कानून लगाया गया है, और ये वृद्धि होती ही जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के विशेष संदर्भ में क्या लिखेगा, वर्तमान समय जिस तरह से डिजिटल का युग है, डिजिटल क्रांति कहा जाता है। इस क्रांति ने इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करने का एक बढ़िया मौका दिया है। इस डिजिटल क्रांति ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बल प्रदान किया, जो कि निम्नलिखित बिंदुओं से हम देख जा सकते हैं। सरकार अपनी योजनाओं नीतियों को आसानी से जनता तक पहुंचा रही है, और जैसे प्रधानमंत्री मन की बात है या स्वच्छता अभियान का भी जिक्र जो है ना बेहतर ढंग से कर रहे हैं। बाकी सोशल मीडिया की मदद से आम नागरिक अपनी सोच किसी भी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक मुद्दों पर अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। आम नागरिक सरकारी व्यवस्था भ्रष्टाचार को उजागर कर उसकी आलोचना भी कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए सरकारी कार्यालयों में लापरवाही, घूसखोरी का उजागर, ये सब चीज़ें इसके जरिए हो रहा है। बिहार में भी शराब पीने से लोगों की मृत्यु का आप देखिए मीडिया पर काफ़ी आते रहता है। किंतु अब व्यक्ति की स्वतंत्रता का सहारा लेकर सोशल मीडिया
फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, आप इंस्टाग्राम के माध्यम से तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कुछ ऐसी घटनाएं वर्तमान देखी जा रही है जो देश की एकता अखंडता के लिए बहुत ही ठेस पहुंची। जैसे उदाहरण के लिए एक निजी चैनल पर राजनीतिक दल के प्रवक्ता जो है निपुण शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी से उत्पन्न समस्याएं, इससे विदेशी संबंध को भी ठेस पहुंचा, यहाँ तक कि सरकार को भी एक स्टेटमेंट देना पड़ा। तो आप ये बात लिख सकते हैं। उसके बाद देश के विभिन्न राज्यों में हमले, मृत्यु घटनाएं देखी गई। धार्मिक अंधविश्वास को बढ़ावा देने के नाम पर असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए, जिसमें तनावपूर्ण माहौल हो जाता है। जो दिल्ली दंगा हुआ, अभी आप देखिएगा, जो एग्जाम्पल दे सकते हैं जो नालंदा और सासाराम में हुआ, वो भी कहीं ना कहीं था। हेट स्पीच, राष्ट्र विरोधी जो है ना भाषण, देश विरोधी नारे, ये सब कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की आज़ादी है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी आपत्ति दर्ज की है। बड़े बड़े मीडिया हाउस द्वारा संवेदनशील घटनाओं का प्रसार किया जाता है जो राष्ट्र सुरक्षा के लिए सही नहीं है। फेक न्यूज़ फैलाना, स्टिंग ऑपरेशन आदि कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति का जो उल्लंघन है। तो सुझाव यही कि हेट स्पीच को प्रभावित किया जाए, सोशल मीडिया का नियंत्रण किया जाए, जनता में नैतिक समझ बढ़ाए, ये सब आप यहाँ सुझाव में लिख सकते हैं। इस तरह विभिन्न तकनीकों के माध्यम से, कुछ और कठोर कानूनों के माध्यम से इस पर लगाम लगाया जा सकता है। हालांकि सरकार द्वारा 2021 में आईटी अधिनियम लाया गया, जिसके तहत फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब जैसे मीडिया कंपनी को अपने शिकायत अधिकारी नियुक्त करने को कहा गया। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता ने नागरिकों की स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण योगदान दिया है, किंतु असीमित अधिकार के साथ कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। किसी को भी सोशल या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से फैल रही सूचनाओं पर जो है सत्यता जानने के बाद उस पर विश्वास करनी चाहिए। नागरिकों के व्यक्ति आज़ादी के साथ इसके दायित्वों को भी समझ होनी चाहिए। आप ऐसे करके हमेशा एक पॉजिटिव वे में आंसर को जब खत्म करेंगे ना, कुछ अच्छे पॉइंट के साथ आपको नंबर ठीक ठाक मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए जो आंसर लिखा गया है वेल डिफाइंड आंसर है, इसको आप अच्छे से लिखें और इसी तरह का जो आंसर लिखने का कोशिश करें। बाकी आप इससे बेहतर लिखें, पहले इतना पहले लिखें, तभी आप इसको और बेहतर आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटी से, क्या आप यह मानते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी कानून बाध्यता एवं न्यायिक प्रवणता के अभाव में एक खोखला दस्तावेज बनकर रह गया है? वर्मा समिति की जो सिफारिश के आधार पर अपने मत की विवेचना कीजिए। फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन बीपीएससी एक बार पूछ चुका है, इसमें सिर्फ पूछा था क्या उसके प्रावधान है। हाँ, डायनेमिक तरह क्वेश्चन नहीं पूछा, आगे पूछने का चांस तो है ही है। तो इसको आप देख लीजिए इसमें कैसे क्वेश्चन का डिमांड है। क्या आपको लगता है कि फंडामेंटल ड्यूटी बिना किसी कानूनी प्रावधान के एक खोखला डब्बा है? इसके बारे में आप थोड़ा सा लिखेंगे, पक्ष विपक्ष दोनों बात लिखेंगे, और फिर जो वर्मा कमेटी आया था उसके सिफारिश के आधार पर लिखेंगे। तो सबसे पहली बात आप क्या करेंगे कि इसका भूमिका लिखेंगे कि स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के आधार पे 42 संविधान संशोधन के जरिए 1976 में भाग 4 के अनुच्छेद 44A में 51A के अंतर्गत 10 को जोड़ा हो गया, बाद में एक और जोड़ के 11 किया गया। भूमिका लिख देंगे। मूल कर्तव्य में कुछ जो तत्व शामिल आप उसको लिखेंगे, जैसे कि संविधान का पालन करना, राष्ट्र ध्वज, देश की एकता अखंडता, भाषा धर्म, ये आप लिख देंगे। मूल कर्तव्य में शामिल विभिन्न बातों देश के लिए आवश्यक तो है, लेकिन इसे बाध्य नहीं बनाया गया है। यह नागरिकों के ऊपर निर्भर करता है कि उसका पालन कैसे करें। मूल कर्तव्य एक खोखला दस्तावेज कैसे है, इसको आप दिखा सकते हैं वर्तमान के कुछ एग्जाम्पल के साथ। वर्तमान परिदृश्य में धर्म के आधार पर हिंसा बढ़ावा, धार्मिक कट्टरता, सांप्रदायिक हिंसावाद इत्यादि देखे जा रहे हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में कुछ विदेशी तत्वों द्वारा राष्ट्रगान का सम्मान न करना, गलत उच्चारण करना, संविधान के नियमों को ना मानकर अपने समुदाय के नियम को मानने की बात करना, सरकार की नीतियों के विरोध में रेल पट्टी तोड़ना, रेल में आग लगाना, ये कहीं ना कहीं आप सरकारी संपत्ति का जो है ना नुकसान कर रहे हैं, जो अपने कर्तव्य से भाग रहे हैं। फेक न्यूज़, हेट न्यूज़, राजनीतिक प्रचार, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं मौलिक कर्तव्य के विरोध जा रहा है। वन जीवों का शिकार करना, मतलब कि वही सब बात लिखा गया है जो कि देश में घट रहा है, और कहीं ना कहीं मूल कर्तव्य खोखला साबित हो रहा है। आपको टू द पॉइंट एकदम कुछ लॉजिकल एग्जाम्पल देना पड़ेगा, प्रामाणिक बात करना पड़ेगा। मेंस के में यही है, आप अपना बात एकदम अच्छे से कहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। उपरोक्त बातों से स्पष्ट होता है कि आर्थिक और दंड सजा के प्रावधान ना होने की वजह से मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन या इसका जो रिलेवेंस खत्म होता दिखाई दे रहा है। हालांकि सरकार द्वारा इस कर्तव्य के पालन के लिए कुछ प्रयास किए, जैसे कि पर्यावरण और वन अधिनियम 1973 लाया गया है, ये सब बनाया गया है। फिर देश की एकता अखंडता के राजद्रोह कानून लाया गया है, धार्मिक हिंसा फैलाने की कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो ये सब कुछ किया गया है। फिर राष्ट्रगान के लिए कुछ नियम एक्ट है, आप वो भी यहाँ पे जोड़ सकते हैं। वर्मा समिति की सिफारिश मूल कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए कैसे है? सिफारिश किया गया था वर्मा कमेटी ने कि मूल कर्तव्य को विद्यालय के सिलेबस में शामिल किया जाए, सार्वजनिक स्थलों पर बोर्ड विज्ञापन पर इसका प्रचार किया जाए, मीडिया को मूल कर्तव्य के बारे में बताना चाहिए लोगों को, मूल कर्तव्य के विरुद्ध दृष्ट मीडिया को नहीं दिखाना चाहिए।
इस तरह वर्मा समिति की सिफारिश छात्रों तक मूल कर्तव्य पहुंचाई गई, लेकिन मीडिया का योगदान कुछ खास नहीं रहा है। आम लोगों की शिक्षा का भी स्तर निम्न होना इसका पता चलता है। बाकी न्यायमूर्ति श्री वेंकटचलैया ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा था कि संविधान यदि मूल कर्तव्यों को प्रवर्तिया नहीं घोषित करता है तो वह उन्हें अप्रवर्तिया भी नहीं घोषित करता है। ठीक है, मतलब अगर संविधान में ये तो खैर लिखा है कि भाई लागू नहीं होगा, लेकिन ये कहाँ लिखा लागू नहीं होगा, ये दोनों बात लिखा गया। मतलब कहने मतलब ये है कि न्यायपालिका ने भी कहा है कि मूल कर्तव्यों को एक महत्वपूर्ण संदर्भ रूप में देखा गया है। कोई भी आदेश पारित करते हुए ध्यान रखना चाहिए कि अनुच्छेद 51A का उल्लंघन ना हो। स्पष्ट है कि मीडिया के प्रचार लोगों में जागरूकता फैलाकर नागरिकों को उनके कर्तव्य का बोध कराना चाहिए ताकि देश की एकता अखंडता ये बनी रहे। आप इसको ऐसे करके आंसर को ख़त्म कर सकते हैं। अभी के इंडियन राज्य व्यवस्था में सबसे जो हॉट टॉपिक अगर जिसको मैं कहूँगा जो कि एग्जाम में आना ही है, वो है पार्लियामेंट में जिस तरह से हल्ला गुल्ला हो रहा है, जैसे लोग अपना काम नहीं कर रहे हमारे प्रतिनिधि जो देश के हैं, इससे क्वेश्चन एक पूछना तय है। इसको अच्छे से देखिए। क्वेश्चन क्या है, पार्लियामेंट का जो भूमिका दिया गया है, भूमिका को पहचान कीजिए, उसका रोल को आइडेंटिफाई करते हुए भारत में संसद पार्लियामेंट के कामकाज में अक्षमता जो है उसका जो परिणामों को बताइए। साथ ही पार्लियामेंट के कामकाज में सुधार के लिए कुछ आप उपाय बताइए। अब ये क्वेश्चन को देखिए, इतना अच्छे से यहाँ बता दिया कि आप कोई भी और इस आंसर आराम से लिख सकते हैं। क्वेश्चन का डिमांड सिंपल ये कहता है, सबसे पहले आप दिखाइए कि पार्लियामेंट क्या है, किस आर्टिकल में है, उसका क्या रोल हमारे देश के संविधान में बताया गया है, फिर कैसे अभी हाल फिलहाल में जो इन लोगों की गतिविधियां संसद में दिखाई पड़ रही है उसका क्या आउटकम है, क्या निगेटिव प्रभाव पड़ रहा है देश की व्यवस्था पर, और संसद में इसके लिए सुधार का उपाय बताएं। मतलब कहने मतलब ये है क्वेश्चन को कितने पार्ट में लिखना है। पहली बात तो आप इसका रोल लिखेंगे, लगभग 100 से लेकर 150 वर्ड में लिख सकते हैं मोटा मोटी। फिर इसका क्या आउटकम रहा है वो लगभग 100-150 वर्ड में लिखिए, बाकी सुझाव दे दीजिए। बहुत ही सिंपल है, हाँ, लेकिन बस ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप जब तक 10, 20, 30 क्वेश्चन अपने फिर नहीं लिख लेंगे तब तक इतना नहीं आएगा कि इसमें 100 वर्ड, इसमें 100 वर्ड, इसमें 100 वर्ड कैसे लिखेंगे। आइए इसमें सबसे पहले भूमिका में देखिए क्या कर सकते हैं आप कि भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद का जिक्र कीजिए। संसद की चर्चा की गई है। भारतीय शासन प्रणाली संसदीय शासन व्यवस्था पर आधारित है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका पर उत्तरदायी होती है, लेकिन जो है ना बीते समय में संसद के कामकाजों में कमी देखने को मिलती है, अतः संसद के काम में सुधार की भी आवश्यकता दिखाई होनी चाहिए। आप ऐसे करके भूमिका में ऐसा भूमिका जो कि क्वेश्चन के थीम को डिफाइन करे। यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5 मुश्किल से 50 वर्ड में भूमिका को लिख दिया गया। आप ये प्रैक्टिस होगा। कई लोग जब मैं कॉपी चेक करता हूँ तो 200 वर्ड में भूमिका ही लिखते जा रहे हैं, 100 शब्द में भूमिका ही नहीं, ऐसा नहीं करना। जीएस के क्वेश्चन में आप 50-60 वर्ड की भूमिका खत्म कर लिख के। नेक्स्ट यहाँ पे है कि अब संसद की भूमिका आप ऐसे फ्लो चार्ट में दिखाइए कि कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण करती है, प्रश्नकाल, शून्यकाल और विश्वास प्रस्ताव ये सब पूछा जाता है, बजट पास करती है, विधेयक पास करती है, लेख परीक्षा करती है, निधि से पैसा निकालती है, विभिन्न समितियों के द्वारा जांच का भी काम करती है, सब इसका रोल है। बाकी कानून तो बनाती है। संसद सत्र में विधायिका के सदस्यों द्वारा सरकार के विभिन्न विभागों के मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, वाद विवाद होता है, राष्ट्रीय मुद्दा महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर कार्यपालिका अपने कार्य ठीक से नहीं करती है तो विपक्षी द्वारा उसका अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, बजट पेश होता है, विधायिका द्वारा पारित होने के बाद प्रभावी होता है, कोई भी बिल संसद से पारित हुए बिना विधेयक के रूप में नहीं लेता, ये सब लिख सकते हैं। बाकी केंद्र सरकार राज्य सरकारों के खर्च के लिए जांच रिपोर्ट केक का ये सब चीज़ करता है, सब लिख दीजिए। बाकी संसद निधि का बात आप सब यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो लोक लेखा समिति, इस सब समिति के जरिए भी अपना संसद काम करती है। लोक लेखा समिति कैग की रिपोर्ट जाँच करती है, सब आप लिख दीजिए कि उसका क्या क्या काम है। उपरोक्त संसद के कार्यों भूमिकाओं के फलस्वरूप भारत के लोकतंत्र के इतिहास में सराहनीय प्रयास और कार्य हुए हैं, लेकिन बीते कुछ समयों में आमतौर पर संसद सदस्यों द्वारा सदन में हल्ला गुल्ला, तोड़ फोड़, संसद को ना चलने देना, संसदीय प्रक्रिया के विरुद्ध कार्य करना देखे गए। एक आंकड़े के अनुसार लोकसभा का 16% समय और राज्यसभा का 36% समय बर्बाद हुआ है। राज्यसभा के 12 संसद सदस्य और लोकसभा के सदस्यों को संसद से निलंबित भी अभी हाल में किया गया था कुछ दिन पहले। परिणामस्वरूप संसद के कामकाज में अक्षमता भी आ रही है, जिसके परिणाम निम्न हैं। ठीक ना। आप यहाँ पे 1-2 और लेटेस्ट अभी जो बजट सत्र चल रहा था, मुश्किल से 10% काम हुआ है लोकसभा राज्यसभा, आप ये भी जिक्र कर सकते हैं। ठीक ना। तो यहाँ पे संसद के कामकाज में इसका अक्षमता जो अपने उनको जो काम दिया गया है इन महोदय लोगों को, वो क्यों काम जो नहीं कर रहे हैं, उसका क्या परिणाम निकला है। पहली बात, विधेयक
का निर्माण अध्यादेश के जरिए सरकार कर रही है। ओबियस वहाँ जब कानून नहीं बनेगा तो सरकार क्या करेगी, अध्यादेश ही लाएगी। और अध्यादेश लाना कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक जो भावना के खिलाफ है। हाँ, अध्यादेश जारी कब पारित कीजिएगा, जब संसद का सत्र ना चलेगा। और संसद सत्र जब चलता है तो आप तो हल्ला गुल्ला करते हैं, तो फिर तो सरकार के पास क्या उपाय बचा, ये भी लिख सकते हैं। बाकी विभागीय संबंधी अस्थायी समिति को सौंपने वाले विधेयक की संख्या में काफ़ी कमी आ गई है। बिल जल्दी पास, बिना किसी चर्चा के बिल पास हो जाता है, गजब सिस्टम है देश में। कार्यपालिका हावी विधायिका नियंत्रण में कमी हो रही है। राष्ट्र मुद्दे गौण हो जा रहे। ऑब्वियसली जब ये लोग हल्ला गुल्ला जब करेंगे तो क्या महिलाओं की समस्या है, क्या बेरोजगारी, क्या गरीबी, क्या भुखमरी, ये सब चर्चा कभी होता ही नहीं संसद में। अभी हाल फिलहाल में राजनीतिक हित पर अधिक ध्यान दिया, हर एक पार्टी अपना हित सोचती थी। ये कहीं ना कहीं ये आपका निगेटिव इम्पैक्ट है ये देश के राजनीतिक व्यवस्था के लिए। अगर विधायिका अपने कार्य ठीक से नहीं कर पाएगी तो अधिकतर बिल का निर्माण अध्यादेश के माध्यम से हो सकता है, जैसे CAE आया, कृषि कानून लाया गया था। बिल के निगेटिव और पॉजिटिव पहलू के बारे में जानने के लिए बिल को विभागीय समिति के पास भेजी जाती है, लेकिन संसद के अक्षमता कारण से इसमें कमी आ रही है। 2014 से 22 तक विभागीय समिति जो अस्थायी समिति को सौंपे गए मामले की संख्या में भी काफ़ी कमी हो देखी गई है। किसी बिल पर आवश्यक चर्चा वाद विवाद नहीं होता है। कार्यपालिका अपने हित के अनुसार बिल पेश करेगी, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगी तो विधायी नियंत्रण में कमी देखी जा सकती है। राष्ट्र हित के मुद्दे जैसे महत्वपूर्ण विषय चर्चा संसद में होनी चाहिए, जो कि नहीं होती है। विपक्षी दल अपने राजनीतिक हित की पूर्ति के लिए कार्यपालिका के कार्यों पर अड़चन डालने का प्रयास कर रही है। तो आप ये सब बात इसको लिख सकते हैं। उपरोक्त बिंदुओं से स्पष्ट होता है कि संसद के कामकाज में क्षमता का परिणाम लोकतंत्र के कड़ियों को कमजोर करती है। भारतीय शासन प्रणाली सरकार के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है। सभी अंग अपने कार्यों को अगर लेकर स्वतंत्र हैं, यह आवश्यक भी है। अतः संसद के कामकाज में सुधार आवश्यक है। अब सुधार क्या बता दीजिए थोड़ा आगे। हमेशा पॉलिटी के आंसर में वे टू फॉरवर्ड आगे का आप जरूर दिखाएंगे, इससे आपका क्या सोच है ये पता चलता है। बाकी सत्र का समय निश्चित कर दिया जाए भाई कि हाँ इतना देर बैठना ही आपको। संसद सदस्यों के पास तकनीकी ज्ञान हो, राजनीतिक हित को छोड़कर राष्ट्र हित पर आना चाहिए। कार्यपालिका पर विधायिका का जो है नियंत्रण स्थापित हो, विपक्षी दल का सहयोग हो और शिष्टाचार अनुशासन इन लोग को, जैसे बच्चे स्कूल में कितने डिसिप्लिन रहते हैं ऐसे इन लोग को डिसिप्लिन होना चाहिए, तो चीज़ आपका सही रहेगा। क्योंकि सदन का सत्र वर्ष में 3 बार ही होते हैं, अतः इसके सत्रों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए ताकि संसद विभिन्न विधेयकों को निर्माण मुद्दे सब कर सके। संसद के कुछ सदस्यों को अपने कर्तव्य के बारे में ठीक ढंग से पता होना चाहिए। संसदीय प्रक्रिया के बारे में कम जानकारी होना, अतः सदस्यों को तकनीकी ज्ञान दी जा सकती है। पक्ष विपक्ष दोनों दलों के में राजनीतिक हित छोड़कर देश हित में बात करना, वही सब बात यहाँ पे इसको डिस्कस में लिखा गया। अतः जो है ना आप इसको ऐसे करके जो है ना निष्कर्ष कहा था कि लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका तानाशाही तरीके से कार्य ना करे, जनता की इच्छाओं के विरुद्ध अपने हित के एजेंडे को पूरा करने में ना लगी रही। इसके लिए पार्लियामेंट द्वारा नियंत्रण जरूरी है। पार्लियामेंट को राष्ट्रीय एकता अखंडता केंद्रित करने और विश्व की विशालतम लोकतंत्र की संघीय व्यवस्था को मजबूत करने का काम करना चाहिए। आप ऐसे करके इस आंसर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है ना क्वेश्चन जो है ना आपका यहाँ पे लिया गया है कि केंद्र राज्य संबंध है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल फिलहाल काफ़ी 67 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, तो मैं इसके हर एक डायमेंशन को बता देता हूँ, आप इसको एग्जाम में लिखिएगा। क्वेश्चन ये है कि कुछ न्यू जो ट्रेंड जो आया है फेडरल सिस्टम में, नई प्रवृत्तियों के साथ केंद्र राज्य संबंधों के संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है और कुछ जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है वो पहलू पर चर्चा करें। क्या भारतीय जो इंडियन जो फेडरल है कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरल की ओर बढ़ गया है, टिप्पणी करें। हालांकि कल जब मैं करंट अफेयर्स का जब वीडियो बना रहा था इसको मैं ऑलरेडी कवर करा दूँगा, फिर भी मैं इस वीडियो में कर दूंगा। फिर से क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन काफ़ी डायनामिक है। न्यू ट्रेंड जो हमारे इंडियन फेडरल सिस्टम में दिखाई पड़ता है उसके साथ सेंट्रल स्टेट रिलेशन जो जिसका प्रावधान संविधान में उसको जिक्र करते हुए कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजन जो अभी हाल फिलहाल में देखने को मिलता है उसका चर्चा करें। और क्या हमारा देश फेडरल सिस्टम जो है कोऑपरेटिव सहकारी से प्रतिस्पर्धी की ओर बढ़ गया है, तो इसको आपको चर्चा करना है। तो इसमें देखिए सिंपल आप क्या करेंगे, आप भाग 11 और 12 का जिक्र करते हुए लिखेंगे कि केंद्र राज्य संबंध जो है ना विधायी प्रशासनिक और वित्तीय का उल्लेख है 11 भाग 12 में। केंद्र राज्य संबंध देश के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विकास को प्रभावित किया करती है। इसी संदर्भ में 1991 के आर्थिक नीति लागू होने के बाद भारत में सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को भी
बढ़ावा दिया गया। ये जो आपका भूमिका है, एक ऐसा भूमिका जो कि क्वेश्चन के डिमांड को पूरा करता है। जब भी मैं कोई मोनोग्राफ बताता, मैं इस बात का हमेशा जिक्र करता हूं कि आप जब भी कोई भूमिका लिखें, भूमिका में वो बात लिख दें कि एग्जामिनर को नहीं, आगे जो लिखेगा तो वो सब बातों को जिक्र करेगा। बाकी आज़ादी से लेकर 1970 के दशक तक केंद्र में, देखिए ये जो आंसर है काफ़ी डायनेमिक है, इसमें कई सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। इसी को ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको पता है कि 1900 जब देश आज़ाद हुआ, 50 से लेकर लगभग 70 तक जो है ना, हमारे यहाँ केंद्रीकृत संघवाद था, मतलब कि सेंट्रल ज़्यादा पावरफुल था। जैसे कि नेहरू जी थे, इंदिरा गांधी के समय काफ़ी केंद्र पावरफुल हुआ करते। लेकिन जब से 1970-80 के बाद से रीजनल पार्टी बनी, मतलब कि क्षेत्रीय दल बना, तो केंद्र कुछ कमज़ोर हुआ, तो उससे हमारे यहाँ सहकारी या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट आया। और 1991 या अभी के वर्तमान समय में जिस तरह नीति आयोग जीएसटी का गठन सब हुआ है, तो प्रतिस्पर्धी संघवाद बन गया। तो मैं कल के वीडियो का जिक्र किया हूँ, प्लीज़ वहाँ जिक्र कर ले, बार बार उसी चीज़ को बार टाइम बर्बादी होगा, ठीक ना। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि 70 के दशक तक केंद्र में एक दलीय सरकार होने की वजह से केंद्र राज्य संबंध समान रहा, परंतु 70 के बाद क्षेत्रीय दलों के उदय के कारण केंद्र राज्य संबंध समय के साथ विभिन्न तनाव और परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। तो वर्तमान में केंद्र राज्य संबंध की जो संबंध दिखा सकते हैं आप आर्टिकल के जरिए, विधायी संबंध इतना से इतना आर्टिकल में है, प्रशासनिक इतना से इतना है, वित्तीय इतना से इतना है। अब विधायी संबंध क्या है? केंद्र का राज्य के विधानमंडल पर नियंत्रण, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित विषयों पर राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त है। वित्तीय आपातकाल के समय विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या वित्त विधेयक को राष्ट्रपति सुरक्षित कर सकता है। केंद्र और राज्य के बीच विभाजनों का बंटवारा 7वें अनुसूची का आप जिक्र कीजिए, जैसे कि कई सारे राष्ट्रीय मुद्दे पर यहाँ पे है, फिर राष्ट्रीय के मुद्दे हैं, और ये सब आप जिक्र कर सकते हैं आर्टिकल के साथ। फिर राज्य क्षेत्र में संसद का विधानमंडल भी काम राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले में कानून बना सकता है। प्रस्ताव पास करे तो राष्ट्रहित का भी कानून बना सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध लागू कर, इसे आप ध्यान रखें। बाकी प्रशासनिक संबंध में कार्यपालिका संबंधी मामलों में केंद्र और राज्य के बीच सहयोग का बात किया गया। अब यहाँ प्रशासनिक संबंध भी कहाँ कहाँ देखिए, सामान्य स्थिति में कैसा दिखा सकते हैं, आपातकाल में कैसा है, फिर अन्य में क्या क्या है, और संविधान के बाद क्या क्या, नीति आयोग, राष्ट्र विकास परिषद, एकता परिषद, क्षेत्र परिषद, यही सब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है जो कि इसका जिक्र संविधान में नहीं है। नीति आयोग का जिक्र नहीं है, राष्ट्र विकास परिषद का जिक्र नहीं है, आपका एकता परिषद का जिक्र नहीं है, क्षेत्रीय परिषद का भी संविधान में जिक्र नहीं है, और अभी जो केंद्र और जो केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं होती है उसका भी जिक्र तो नहीं है। तो आप ये सब चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर जो है ना वित्तीय समय, वही कर राजस्व का वितरण कैसे कैसे होता है, आर्टिकल 268 के तहत दिखा सकते हैं। अभी जीएसटी का बात लिख सकते, जीएसटी में कैसे काउंसिल का जो मीटिंग होता है, राज्यों का जो डिमांड है कि हमको और भी क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए, ये सब भी कहीं ना कहीं नया आप इसको दिखा सकते हैं। बाकी गैर राजस्व वितरण है, ये सब पूरा का पूरा आपका संवैधानिक प्रावधान है। वित्त आयोग का बात लिखे 280 के तहत उपरोक्त केंद्र राज्य संबंध के इतर भी 1991 बाद नई आर्थिक नीति लागू होने के बाद से भारतीय संघवाद सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद की ओर प्रगति कर रहा है। 2005 में योजना आयोग के साथ नीति आयोग का गठन, जिसमें राज्य की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। आर्थिक विकेंद्रीकरण कैसे देखिए बढ़ा है। पद्मा वित्त आयोग ने क्या किया कि 41% की दिया हिस्सेदारी, और 40 जो 14 था उसमें दिया था 42, यहाँ 42 गलत हो गया, 42% है। बाकी आपको सकल कर प्राप्ति का 57% राज्यों को दिया जा रहा है। बाकी राज्यों की आर्थिक कूटनीति में भागीदारी के लिए और भी चीज़ें किया जा रहा है। जीएसटी का हिस्सा जीएसटी में राज्यों को हिस्सा दिया जा रहा है, और भी जीएसटी में कई सारे प्रावधान भी किए गए हैं। राजनीति में देखें, नीति आयोग राज्यों की भागीदारी के लिए एक थिंक टैंक के रूप में काम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद भी अपने जो है ना इसका मीटिंग हो रहा है। नीति आयोग, जीएसटी परिषद प्रधानमंत्री के साथ साथ राज्य के मुख्यमंत्री सदस्यों के टीम इंडिया की भावना के रूप में काम कर रही है, ठीक ना। और गेलविन ऑस्टिन ने भारतीय संघ की विशेषता बताते हुए सहकारी संघवाद का नाम दिया है, ठीक ना। वहीं केंद्र की योजनाओं को लागू करने में राज्यों का आपस में प्रतिस्पर्धा, धन और निवेश को आकर्षित करने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा आदि प्रतिस्पर्धी संघवाद की तरफ इंगित करता है। एग्जाम्पल के लिए विदेशी निवेश की बात हो, विभिन्न राज्य PLI के जरिए स्कीम छूट दे रही है। राज्य में कारखाने उद्योग लगाने हैं तो नियमों में ढील दी जा रही है। जमीन का उपलब्ध करा रही है, सब्सिडी दे रही है, ताकि अधिक से अधिक निवेश जो है ना राज्यों में आवे। वर्तमान में गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्य इस कड़ी में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, और बाकी सभी राज्य की तुलना में ये राज्य अधिक निवेश कर रही है। इसको कहा जा सकता है कि केंद्र राज्य संबंध मधुर होना सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद के माध्यम से ही राज्यों और समृद्ध विकास संभव हो सकता है। इसी क्रम में 2024 तक 5 नोडल व्यवस्था, आत्मनिर्भर भारत, और 2023 तक
एवरेज गोल को हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जब तक एक टीम इंडिया के रूप में हम काम नहीं करेंगे तो इन सब लक्ष्यों को प्राप्त करना क्या थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप ऐसे करके इसको चीज़ों को दिखा सकते हैं। बाकी कुछ और बातें हैं, राज्यपाल का जो मुद्दा निगेटिव कुछ पॉइंट, राज्यपाल का कुछ मुद्दा दिखा सकते हैं। राज्य सरकार हमेशा आरोप लगाती है कि हमको केंद्र प्रायोजित योजनाओं में उतना राशि नहीं मिलता है, ठीक ना। और भी जो है ना कुछ कुछ जो विवाद है आप उसको केंद्र संबंधों में दिखा देंगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएगा। तो बाकी इसको देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी डायनामिक है और यूपीएससी में जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपीएससी में जब पूछा जाता है तो इसको लिखने से लोग डरते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि हाल के वर्षों में, रिसेंटली ईयर में, जो डेवलपमेंट की राजनीति ने धर्म और संप्रदाय मतलब रीजन और कम्युनिटी की जो पॉलिटिक्स की को हाशिए पर मतलब इसको बाहर फेंक दिया है। यह बतलाता है कि पिछले कुछ वर्षों में जो दौरान भारतीय डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी अधिक स्ट्रॉन्ग या मजबूत हुआ। टिप्पणी कीजिए। आपको ये देखिए क्वेश्चन लिखने के लिए आपको कई सारे एग्जाम्पल भी देने पड़ेंगे और आपको रियल एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल ये है कि हाल का एग्जाम्पल ये मतलब कि पिछले 8-10 साल का एग्जाम्पल लेते हुए केंद्र की राजनीति और राज्य की राजनीति को एग्जाम्पल देते हुए दिखाइए कैसे धर्म और संप्रदाय अब नहीं होके विकास की बात हो रही है और इस पर टिप्पणी कीजिए। लेकिन हाँ, आप ये भी नहीं नकार सकते हैं कि देश की पॉलिटिकल सिस्टम में धर्म की राजनीति नहीं, ये भी होता है, ये भी सच। देखिए कास्ट एंड धर्म की राजनीति देश में होती है, इस सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता। आप इसको भी एक दो बात कहीं लिख सकते हैं। आइए इसमें देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले भूमिका सोचेंगे वही कि विकास की राजनीति। देखिए मैं फिर बोलता हूँ, अगर इस प्रश्न को अगर 2-3 बार पढ़ेंगे तो क्वेश्चन का क्या थीम है, हाल के वर्षों मतलब कि 8-10 साल का एग्जाम्पल देना पड़ेगा, विकास की राजनीति क्या है वो दिखाना पड़ेगा, धर्म और संप्रदाय कैसे एक दूसरे से घुल मिलता था ये दिखाना है, और अभी वर्तमान में कैसे हाशिए पर आए वो दिखाइए, और ये इसने लोकतंत्र को मजबूत किया ये भी दिखाई। कई सारे एंगल से लिख सकते हैं। बाकी देखिए भूमिका वही कि विकास की राजनीति का मतलब है कि राजनीतिक व्यवस्था के केंद्र में विकास संबंधी मुद्दों का प्रभाव होना, चाहे वह मतदान व्यवहार के निर्धारण में हो या चुनाव के समय चुनाव घोषणा पत्र हो या सरकार या शासन की व्यवस्था का एजेंडा हो, सब में हमको विकास दिखना चाहिए। ये मेन है विकास की राजनीति। भारतीय सिस्टम या भारतीय राजनीति के तत्वों में धर्म सांप्रदायिकता अत्यंत प्रभावशाली रही है, जो कि मतदान व्यवहार को भी प्रभावित करता है। देखिए वोटिंग बिहेवियर या मतदान व्यवहार क्या है कि हम किस बेसिस पे वोट करते हैं। जैसे कि अगर आप देखे होंगे 2014 या 2019 के जो लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने वर्तमान जो स्थिति थी देश की आर्थिक, सामाजिक या भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी या रोजगार के नाम पर वोट किया। तो यही है वोटिंग बिहेवियर, मतलब कि जनता किस फैक्टर को देख के वोटिंग करती है। कुछ लोग कास्ट को भी देखते हैं, कुछ धर्म को देखते हैं, कुछ विकास को देखते हैं। जैसे कि नीतीश कुमार जी का जो वोटिंग बिहार में होता है, कहीं ना कहीं उनका एक जो सुशासन बाबू का जो एक जो है उनको देख के, महिलाएं उनको देख के वोटिंग करती, शराबबंदी है और भी उनको जो महिलाओं के लिए जो काम है, इन सब देख को लोग वोट करते हैं। तो मतलब ये कहीं ना कहीं उनका वोटिंग बिहेवियर डिसाइड। हाँ बाकी जाति और धर्म तो है ही वोटिंग बिहेवियर में बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता ही करता है, ठीक ना। भारतीय समाज एक परंपरावादी और विविधतापूर्ण समाज रहा है। आज़ादी के बाद से भारत की आज़ादी में धर्म और सांप्रदायिकता की प्रभाव बढ़ता गया, लेकिन हाल के वर्षों में सही क्षेत्र में इसका प्रभाव कम हुआ। वहीं बड़े बड़े राजनीतिक केंद्र और राज्य सरकार राजनीति में इसकी भूमिका को भी स्वीकार किया है। दोनों बात है यहाँ पे, ठीक ना। आगे विकास राजनीति ने धर्म और संप्रदाय की राजनीति को हाशिए पर पहुंचने का कार्य किया। इसको हम निम्नलिखित बातों से देख सकते हैं। जैसे बिहार के सामाजिक दलों द्वारा विगत 2020 के विधानसभा चुनाव में विकास संबंधी मुद्दों पर वोट मांगा गया। सभी दलों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में रोजगार, युवाओं की समस्या, बेरोजगारी, शिक्षा, विकास आदि मुद्दों को शामिल किया। लेटेस्ट एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा बिहार का। गुजरात के चुनाव में नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल के आधार पर वोट मांगी जाती है, तो जिसमें निवेश को प्राथमिकता दी जाती है, निजी क्षेत्र को बढ़ावा दी जाती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी विकास के मुद्दों पर अपना चुनाव अभियान किया। अपने चुनावी भाषण पत्र में शिक्षा, जल आदि का बात किया। हाल के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश, पंजाब राज्यों में हुए वहां के चुनावी घोषणा पत्र में भी लगभग सभी दलों द्वारा विकास के मुद्दे को शामिल कर वोट प्राप्त करने का प्रयास किया। शायद इसी का परिणाम है कि पंजाब और आम आदमी ने दिल्ली मॉडल को अपनाते हुए चुनाव अभियान किया और भारी बहुमत से जीत प्राप्त हुई। अक्सर चुनाव प्रचार में राजनेता बिजली मुक्त, किसानों के कर माफी, रोजगारी भत्ता, रोजगार के नए अवसर पैदा करने, सड़क बनाने, पुल आदि का बात करते हैं। ये कहीं ना कहीं विकास की ही तो बात है, ठीक ना।
आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी द्वारा विकास संबंधी मुद्दे को समर्पित रखते हुए चुनाव अभियान चलाया गया। आप यहाँ एग्जाम्पल दीजिएगा लेटेस्ट, ठीक ना, किंतु गहराई से विश्लेषण करने के बाद स्पष्ट नजर आता है कि विकास की राजनीति के साथ साथ धर्म और संप्रदाय की राजनीति का मतदान व्यवहार को प्रभावित करने का प्रमुख कारक रहा है, जिसके आप निम्न बिंदु में देख सकते हैं। राजनीतिक दलों का निर्माण धर्म के नाम पर हो रहा है। चुनाव में समर्थन और मत प्राप्त करने के धर्म का सहारा लिया जा रहा है। चुनाव के समय गोवध रोक मंदिर मस्जिद मुद्दा हो जा रहा है। धर्म के नाम से जनता को फिर अपील करना, आश्वासन देना, राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवारों का चयन करने में धर्म के चीज़ों को देखा जाता है और जातिगत आधार पर वोट बैंक की राजनीति भी है। वर्तमान भारत की लगभग सभी राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों में यह प्रवृत्ति देखी जाती है। वे ना धर्म ना संप्रदाय का चुनाव आधार बनाते हैं, बल्कि जो है उसके नाम पर वोट की राजनीति भी करते हैं। विगत कुछ वर्षों में विभिन्न घटनाओं के तौर पर देखा जाए तो भारतीय लोकतंत्र की मजबूती के फंद में सकारात्मक है, जिसे हम निम्न बिंदु मतलब दोनों बात है, धर्म भी है और विकास भी है। तो यहाँ पे हाँ, लेकिन भारतीय लोकतंत्र कैसे मजबूत हुआ है? शासन प्रणाली के सबसे निचले स्तर पंचायती राज व्यवस्था ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गांव के स्तर पर राजनीतिक जागरूकता, सरकारी योजनाओं का आसानी से पहुँच, धर्म और जाति के उठड़ पड़ा पंचायतों का विकास, ग्राम स्तर पर इंटरनेट, सड़क, बिजली, ये सब पहुँचा है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ के जाने मीडिया की भूमिका में वृद्धि देखी गई है। मीडिया के माध्यम से सरकार जो है ना नीतियों की का विवाद का आलोचना देखा जाता है। सोशल मीडिया के माध्यम से बिना दलों के से आम लोगों भी सवाल पूछ सकते हैं। महिलाओं की भागीदारी वृद्धि हो रही है। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, जिससे मेरा जो है ना काफ़ी मजबूत हुआ। क्योंकि जब विकास की बात होगी तो जनता को फन पूछेगा, हाँ क्या गरीबी, क्या अगर सिर्फ धर्म 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 होगा तो फिर तो क्या को फन पूछेगा? वही राम मंदिर और ये गौवध का घटना हुआ, मतलब विकास की राजनीति ने लोगों को एक आवाज़ दिया कि हाँ हमको विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, ठीक ना। तो उपरोक्त बिंदुओं पर यह स्पष्ट होता है कि विकास की राजनीति तो लोकतंत्र को मजबूती देने का कार्य कुछ हद तक सफल होता दिखाई है, लेकिन इसमें कई चुनौतियां विद्यमान, जैसे कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है जो लोगों में अभी भी राजनीतिक जागरूकता की कमी है। धर्म और संप्रदाय के आधार पर चुनावी समय में अधिक मारपीट, झड़प आदि देखने को मिलते रहता है। भारत के गरीब राज्य जैसे बिहार, झारखंड आदि अभी भी धर्म और संप्रदाय मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। आगे के रहा, धर्म और संप्रदाय के आधार पर चुनाव प्रचार करने, राजनीतिक दलों का उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार रोकना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद जो है ना और भी कई जागरूकता के आधार पर हम जनता को शिक्षित कर सकते हैं। बाकी आता है भारत की विविधताएं धर्म और सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीतिक दलों राजनीति करने से प्रयुक्त कारण बनती है, लेकिन शिक्षा जागरूकता गरीबी को दूर करके जनता के मन से धर्म और समुदाय को भाव को दूर किया जा सकता है, जो कि राजनीतिक दल ऐसा कृत के जनता जो उसे बाइकआउट करे। मतलब ऐसे एक पॉजिटिव वे में आप जो ना आगे इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफ़ी अच्छा है कि भले ही भारत ने संसदीय मतलब डेमोक्रेटिक जो पार्लियामेंट्री सिस्टम की कॉन्सेप्ट को अपनाया है, पर हमारे जो इंडियन पॉलिटिक्स आरंभ से ही कहीं ना कहीं व्यक्ति केंद्रित मतलब पर्सन सेंट्रिक जो है ना रही है, और हाल के जो दिनों में रिसेंट समय में यह प्रवृत्ति कहीं अधिक जोर पकड़ी है। इस कथन पर विचार करते हुए व्यक्ति केंद्रित राजनीति के निहितार्थ मतलब उसके क्या इम्प्लीमेंटेशन है उसको आपको स्पष्ट करना है। सबसे पहले भूमिका वही की कैसे व्यक्तिवादी राजनीति है उसको ध्यान रखते हुए इसका क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, और इसी के आपको आंसर को लिखना है। अब सबसे भूमिका में आप क्या लिखेंगे? ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान सभा के द्वारा सामान्य रूप से संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय लोकतंत्र में बहुमत दल का नेता सरकार का प्रमुख होता है। स्वतंत्रता के बाद से लेकर लगातार 2 दशकों तक कांग्रेस सरकार में रही, फिर 90 के दशक में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, लेकिन हाल के समय में व्यक्ति प्रधान व्यवस्था राजनीति देखी जाती है। तो चूँकि क्वेश्चन में ही संसदीय लोकतंत्र की बात किया गया इसलिए आप उसका जिक्र कर सकते हैं। स्वतंत्रता से लेकर 1997 तक कांग्रेस की सरकार अकेले बहुमत की रही, जिसमें जवाहरलाल नेहरू प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री के पद पर रहे। कांग्रेस दल नेहरू के नाम पर अपनी राजनीति कर रही थी। वहीं 1970 के बाद इंदिरा गांधी के नाम पर प्रमुख रूप से कांग्रेस अपनी राजनीति कर रही थी। 1980 के बाद क्षेत्रीय दलों का उदय होने के बाद साझी सरकार का उदय हो मतलब कि गठबंधन सरकार बनी। धीरे धीरे व्यक्ति केंद्रित राजनीति में कमी देखने को मिली, लेकिन 2014 में एनडीए सरकार मोदी जी के चेहरे का प्रमुखता से पेश करते हुए राजनीति ने एक नया आयाम लिया, जो अभी तक जो है ना और मजबूत दिखाई पड़ रहा है। एक केंद्र का बात है, आप राज्यों में भी नीतीश कुमार जी का बात कर सकते हैं। बाकी जैसे कि
यूपी में जब अखिलेश यादव की सरकार थी। बाकी साउथ में कई सारे ऐसे राज्य हैं जो कि व्यक्तिवादी है। बाकी उड़ीसा में बिजू जनता दल के जो नेता हैं वो, और भी जो ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में, ये भी कहीं ना कहीं क्या है, व्यक्तिवादी राजनीति की ओर जो ना हमको दिखाई पड़ रहा है। बाकी भारतीय राजनीति व्यक्ति केंद्रित कहाँ कहाँ है, भारत के 2/3 से अधिक राज्य जहाँ क्षेत्रीय दल उन अच्छी स्थितियों में है, कई राज्यों में तो अपने दम पर सत्ता में काबिज है, कई राज्यों में राष्ट्रीय दलों के साथ सत्ता के फायदार बने हुए हैं। विभिन्न क्षेत्रीय पार्टी से राजद, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, अन्ना डीएमके, शिवसेना, अकाली दल भारत के वैसे दल हैं जिनमें के प्रमुख नाम पार्टी के ही चुनाव पर जीतती है, मतलब उन्हीं के प्रमुख हो जो लोग चुनाव जीतता है। जैसे कि बिहार में लालू प्रसाद के नाम पर, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के यादव, अखिलेश यादव के नाम पे, उड़ीसा में नवीन पटनायक के नाम पे, पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी के नाम पे। इसका नेतृत्व राज्य में चुनाव जीतने के लिए किया जाता है। स्थानीय स्तर पर कुछ विधायकों की लोकप्रियता भी चुनाव जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो कि व्यक्तिवादी को बताता है। उसी तरह स्थानीय चुनाव में भी महिलाओं के सीट पर उनके पति चुनाव, देखिए यहाँ पे जो आंसर लिखा गया है इस तरह से लिखा गया कि कोई एंगल छोड़ा नहीं गया है। यही आप अपने आंसर में ना लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नाम पर आम आदमी पार्टी वोटिंग करे, और जो पंजाब में जो इलेक्शन हुआ तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को फेस चेहरा था। आम आदमी पार्टी अभी कहीं भी जाती है तो किसका चेहरा, अरविंद केजरीवाल का ही चेहरा दिखा के करते। आप ऐसे बातों को एग्जाम में लिखेंगे, देखिए किसी भी पार्टी का बुराई या उसकी अधिक नहीं, मतलब हाँ एक बैलेंस में आप उसका नाम लिख सकते हैं जो रियलिटी है। ये नहीं कि आप उस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में नहीं आपको आंसर लिखना, हाँ जो निष्पक्ष है, जो चीज़ें हो रही है आपको वो वही आपको आँख नाक कान सब खुला रखना पड़ेगा, कहाँ क्या देश में चल रहा है। वर्तमान समय मोदी जी के नाम पर जो है भारतीय जनता पार्टी, उनका गठबंधन एनडीए चुनाव में सफलता हासिल करने में सफल, ये सच्चाई है। दिल्ली में जो एमपी का जो चुनाव हुआ वहाँ पे देखिएगा कि मोदी जी का ही पोस्टर सब लगा हुआ था। कहीं ना कहीं ये क्या है, व्यक्तिवादी राजनीति तो है ही, इसमें कोई सच्चाई तो है नहीं है। तो यहाँ पे तो आपको लिखना पड़ेगा। 14 की लोकसभा मोदी जी के नाम पर वोट लेने का प्रयास किया गया और राजनीतिक दल अपने इस अभियान में सफल भी हुए। अकेले भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत से अधिक सीट प्राप्त की। ठीक 2019 में भी वही हुआ, मोदी जी के नाम पर जो है ना चेहरा बनाकर जो चुनावी अभियान किया गया और भारी मतों से क्या हो जीते। उपरोक्त बिंदुओं से स्पष्ट होता है कि भारतीय राजनीति व्यक्ति केंद्रित है। वर्तमान समय में तो यह और अधिक बड़ा स्वरूप लेते दिखाई पड़ा है, लेकिन इन सभी कारणों से प्रदेश में चुनावों के कारण विकास और अन्य मुद्दे गौण रहते हैं। इसका लाभ उठाकर राजनीतिक दल धर्म और संप्रदाय, जाति, भाषा आदि के आधार पर वोट राजनीति करते हैं। भारत राजनीति में बहुदलीय व्यवस्था विद्यमान है क्योंकि विविधताएं ज़्यादा है, जिनमें राजनीतिक दल सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके द्वारा सरकार बनाई जाती है, जनता के हितों का ध्यान रखना, विभिन्न विचारधारा के लोगों को एक साथ लेकर चलना इत्यादि। लेकिन राजनीतिक दल व्यवस्था राष्ट्रोन्मुखी कम होकर व्यक्ति केंद्रित ज़्यादा रहती है। इसके संदर्भ निम्न बिंदुओं को हम देख सकते हैं, जैसे कि राजनीतिक दल का निर्माण किसी खास उद्देश्य से करना। तो इसमें यही कि कोई पार्टी जब बनती है तो एक ही पार्टी, वो एक ही आदमी पूरे पार्टी को चला रहे होते हैं। टिकट बंटवारे में किसी उसी एक व्यक्ति का चल रहा है, निर्णय भी लगभग वही लोग लेते हैं, हम एक ही व्यक्ति लेते हैं। तो कहीं ना कहीं और राजनीति में आंतरिक चुनाव की कमी होती है। तो और ये वंशवाद को क्या देता है, कहीं ना बढ़ावा। ये सब कुछ इम्प्लीमेंट इस कारण आप जो है ना लिख सकते हैं। अतः जो है ना इसमें आप एक पॉजिटिव वे में कि राजनीतिक दलों के आंतरिक चुनाव द्वारा योग्य व्यक्तियों का जिम्मेदारी होनी चाहिए। यह चुनाव निर्धारित समय अंतराल के अंतर पर हमें होना ही चाहिए। विभिन्न दलों, क्षेत्रीय दलों से या उम्मीदवार जैसे अधिक आर्थिक, शैक्षणिक, खेल, कला आदि को मौका मिलना चाहिए ताकि राजनीतिक दलों के साथ विकास के पक्ष के आधार पर चुनाव प्रचार हो, ना कि व्यक्ति केंद्रित के आधार पर। और यहाँ पे विकास का मुद्दा जो है ना ज़्यादा होना चाहिए। आप ऐसे करके चीज़ों को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग से मैं कवर करा देता हूँ। इसमें क्वेश्चन का मेन थीम है चुनावी लोकतंत्र के एक मजबूत ढांचे के निर्माण में भारत के चुनाव आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत के चुनाव आयोग के कामकाज से जुड़ी चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए इस निकाय में सुधार की उपाय बताइए। तो वही सिंपल क्वेश्चन है। आप वही कि नियमित रूप से चुनावों का होना लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती को समर्थन करता है। चुनावों की निगरानी और संचालन भारत में चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है, जो स्वायत्त और निष्पक्ष संवैधानिक संस्था है। आर्टिकल का जिक्र करके इसको लिख सकते हैं। बाकी निर्वाचन आयोग क्या काम करती है कि निहित समता, न्याय, निष्पक्षता के आधार पर अपना चुनाव प्रचार करती है, और प्रचार बोलता हूँ, ये चुनाव का संचालन करती है, निर्देशन करती है, नियंत्रण करती है। अब इसकी भूमिका वही कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव ये कराने में इसकी क्या भूमिका है। आचार संहिता लागू करती है, सब राजनीतिक पार्टियों को गाइडलाइन जारी करती है, राजनीतिक दलों का पंजीकरण करती है,
कितना खर्च कौन पार्टी कितना विधायक एमएलए करेंगे उस पर ये नज़र रखती है। फिर राजनेताओं के खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड की जांच करता है। राजनीतिक अपराध रोकने के लिए चुनाव आयोग नियंत्रण कार्य कर रहा है। यदि कोई पार्टी अगर आपराधिक रिकॉर्ड नहीं देती है तो उस पर टिकट नहीं मिलता है। बाकी कई तरह जो है ये आपराधिक रिकॉर्ड भी निकल के सामने आया है। बाकी उम्मीदवारों की सामाजिक और पृष्ठभूमि के खुलासा चुनाव आयोग करती है। इसके साथ साथ मतदाता सूची तैयार करना, पोलिंग बूथ पर सुरक्षा प्रदान करना, ईवीएम और अन्य मशीन का सुरक्षित रखना, ये सब कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का क्या है कार्य है। 1950 से लेकर अभी तक 17 लोकसभा चुनाव हो गया है और कई विधानसभा चुनाव हो गया है, जिसमें जनता की भागीदारी खासकर महिलाओं की भागीदारी वृद्धि देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं ये चुनाव आयोग की बढ़ती भूमिका को दिखाता है। और भवन का प्रयोग कम हुआ है, शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है, मतगणना हिंसक घटनाएं कम हो रहा है, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ठीक है। लेकिन अभी भी कई समस्या है, जैसे चुनाव आयोग की चुनौती क्या है कि चुनाव आयोग को राजनीतिक दल के पंजीकरण को रद्द करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। नियामकीय शक्तियों की कमी के कारण राजनीतिक दलों की संख्या भारी वृद्धि हो रही है। किसी उम्मीदवार को एक ही समय में 2 फीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं दिक्कत है। मतलब चुनाव के समय बहुत सारी दिक्कत है। आप ऐसे करके जाति धर्म के आधार अभी चुनाव देश में आपको देखने को मिल रहा है। चुनाव होने वाले खर्च भी कितना ज़्यादा है नहीं है, ये सही ढंग से आंकड़े जारी मतलब पार्टी या वो क्या कहते हैं उम्मीदवार नहीं करती है। अपराधी और अमीर लोग राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं और जो गरीब लोगों पर कहीं ना कहीं जो है ना नहीं आ रहे हैं, ये भी लिख सकते हैं। बाकी आचार संहिता के उल्लंघन का भी आपको घटनाएं देखने को मिलती है। बाकी इसे सुधार का उपाय क्या कर सकते हैं। वर्तमान में केवल एक सदस्य को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। इसमें संविधान कर तीनों सदस्यों को न संवैधानिक दर्जा दिया जाए। बाकी अभी एक कोलिजम व्यवस्था ला दिया गया, आप वो भी यहाँ जिक्र कर सकते हैं। चुनावी कानून के तहत नियम बनाने की शक्ति चुनाव आयोग के पास होना चाहिए। वर्तमान में केंद्र सरकार चुनाव आयोग के परामर्श से लोक प्रतिनिधि अधिनियम में कानून बनाती है, लेकिन केंद्र सरकार चुनाव आयोग का परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। फिर बाकी यहाँ इसमें और जो क्या कहते हैं राजनीतिक दलों को दान देने वाली राशि कहाँ से आता है, उसका एक राशि फिक्स किया जाए। सभी राजनीतिक दलों को आरटीए के तहत लाया जाए। चुनाव में कायदे का प्रयोग ना हो। ऐसे करके जो है ना हम इस चुनाव आयोग को और बेहतर कर सकते हैं। आप अंतिम ऐसे करके इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल के दिनों में राष्ट्रीय पार्टी राजनीति पर बढ़ते क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के प्रभाव क्या है। क्या नेगेटिव प्रभाव है, क्या पॉजिटिव प्रभाव है। क्योंकि हमारे देश में अभी 6 नेशनल पार्टी है, बाकी लगभग समझिए कि कई राज्य पार्टी है, तो वही आपको यहाँ पे है। इसे ध्यान रखिएगा, देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस ही मेन पार्टी थी, लेकिन वही 70 के बाद जो है देश में कई सारी क्षेत्रीय पार्टी उदय हुआ। फिर 1991 हुआ तो बहुत सारा पार्टी बन गया क्षेत्रीय पार्टी। आज देखिएगा हर एक महीने में कोई ना कोई पार्टी का गठन हो ही जाता है, बिहार या कहीं भी राज्यों में। तो आप देखिए सिंपल इसमें भूमिका में क्या लिखे हैं कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था की प्रक्रिया को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है कि गठबंधन की राजनीति होती है, जिसमें 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल मिलकर सरकार निर्माण करते हैं। इसी कड़ी में क्षेत्रीय दलों राष्ट्रीय पार्टी के साथ मिलकर केंद्र में क्या बनाते हैं, सरकार बनाते हैं। भारत में आज़ादी के बाद से ही लगभग 2 दशक तक वही बहुदलीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत एक दल की प्रधानता रही। विभिन्न राज्य और केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनी। रजनी कोठारी ने इसे कांग्रेस सिस्टम नाम दिया था। लेकिन 80 के दशक में वही क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, बड़े बड़े राजनीतिक दल में टूट फूट हुआ और क्षेत्रीय दल का उदय हुआ। वर्तमान समय सरकार में जैसे अभी एनडीए की सरकार है केंद्र में, मतलब कि जो भाजपा एनडीए गठबंधन को मतलब लीड करती है, जिसमें भाजपा, लोजपा, बीजू जनता दल जैसे कई पार्टी, जबकि विपक्ष में यूपीए में जो कांग्रेस लीड करती है, जिसमें कि आपका कांग्रेस, राजद जैसे कई बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, ठीक ना। क्षेत्रीय दल का राष्ट्रीय पार्टी राजनीति पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव दिखता है। तो आपको यहाँ पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट यह दिखा दीजिएगा क्या क्या है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति होती है, लोक कल्याणकारी होता है, राज्यों के निर्माण में सहायक होता है, लोकतंत्र की सफलता है तो ये आवश्यक है, विभिन्न राज्यों में संतुलित विकास होता है, समावेशी विकास होता है और उत्तरदायी सरकार बनती है। क्योंकि ये सब क्षेत्रीय दलों आने से विविधता भी मतलब कि आपका सही रहता है। बाकी इसी पॉइंट को आप यहाँ पे देखिए, इसको वीडियो पर देख लीजिए। उत्तरदायी सरकार बनती है, क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति होती है, लोकतंत्र का राज का बनता है, लोकतंत्र की सफलता है तो ये आवश्यक है, विभिन्न राज्यों का विकास होता है। हाल के समय में केंद्र में सरकार के साथ साथ क्षेत्रीय दल के को भी केंद्र में कोई विभाग या राज्य मंत्री पद मिला हुआ है। राज्य में क्षेत्रीय दल की सरकारों को केंद्र द्वारा विभिन्न अनुदान भी दिया जाता है, ये सब आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। लेकिन क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय दल की राजनीति में कुछ निगेटिव प्रभाव भी दिखाते, जैसे क्या है, पहला क्षेत्रवाद इससे बढ़ता है, राष्ट्रीय हित प्रभावित होता है, नीति निर्माण में बाधक होता है, संघवाद को चुनौती मिलता है
और राजनीतिक स्थिरता, क्योंकि कब सरकार गिर जाएगा कोई ठिकाना नहीं रहता है। ये आपको इसका निगेटिव बात क्षेत्रीय दलों को उदय में ऐसे करके लिख सकते हैं। जैसे कि 1990 के दशक में देखिएगा ना, काफ़ी सरकार गिरी क्योंकि क्षेत्रीय दलों, अब जनता दल की पार्टी बनी थी 1977 में, तो उसमें काफ़ी सारी क्षेत्रीय पार्टी इकट्ठा होकर सरकार बनाई थी केंद्र में, लेकिन 1980 आते आते वो पूरी पार्टी सरकार ही गिर गई। तो कहीं ना कहीं देश में एक जो अस्थिरता आ जाती है, क्षेत्र उदय होता है, तो ये सब आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बाकी वही आगे कहा हमें कि क्षेत्र दलों का उदय ठीक है, सही बात है, लेकिन उसको अपने राष्ट्रहित या राज्य हित को नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब कि राजनीति अपने हित के नहीं बल्कि देश हित में करना चाहिए। ये आप इसी करके इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है कि गठबंधन सरकार को फंड मिलीजुली राजनीतिक संदर्भ में प्रमुख मतलब कि जो गठबंधन सरकार राजनीतिक व्यवस्था का एक प्रमुख लक्षण हो गया है, परंतु यह व्यवस्था अभी तक परमानेंट रूप नहीं ले पाई है। इस पर अपनी राय दिखाई है। तो वही आपको भूमिका वही पहले कि जब चुनाव में किसी भी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो या तब दो या दो से अधिक पार्टी आपस में मिलकर जो सरकार बनाती है उसको गठबंधन सरकार कहा जाता है, ठीक ना। यह सरकार समानता एक स्थिर सरकार नहीं मानी जाती क्योंकि हमेशा सरकार गिरने का डर बना रहता है, ऐसे भूमिका ले सकते हैं। बाकी मिली सरकार का क्या इंडिया में वजह है, पहली बात हमारा देश में विविधता काफ़ी ज़्यादा, अलग समाज अलग धर्म है, तो अलग अलग लोग एरिया से लोग आएंगे, पार्टियां बनेंगी तो सरकार तो गठबंधन बनेगी। बाकी चुनाव के बाद पार्टी को किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है। चुनाव में क्षेत्रीय स्थानीय मुद्दे काफ़ी प्रभावी होना। आज़ादी के बाद पहले 1977 में मिली सरकार जनता पार्टी मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में नेतृत्व में बनी थी। 1974 में जेपी आंदोलन और 1975 में आपातकाल का समय ऐसा हुआ था, ठीक ना, और कहीं ना कहीं कांग्रेस के रवैये का परिणाम था। परंतु केंद्र की पहली मोदी सरकार नियंत्रण, लड़ाई और वैचारिक मतभेदों के कारण राष्ट्रीय समस्याओं को समझ करने में असमर्थ रही और 1980 के आसपास मोरारजी देसाई इस्तीफा दे दिए और बाद में कौन बने, चौधरी चरण सिंह बने और स्पष्ट बहुमत नहीं, इस सरकार ही क्या हो गई, गिर गई 1980 में। कहीं ना देखिए यही दिक्कत है, क्षेत्रीय पार्टी के साथ यही दिक्कत है, देश में अस्थिरता आ जाती है, ठीक ना। 1980 के बाद फिर मोदी सरकार का दौर आरंभ होगा जो कि आज तक जारी है, आज तक देखिएगा इसे चल रहा है। 84 के चुनाव में फिर कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया, लेकिन 1979 के चुनाव में कांग्रेस की हार हुई। 79 में कांग्रेस राष्ट्रीय मोर्चे का एक बना था गठबंधन, देखिए राष्ट्र मोर्चा गठबंधन था जिसमें जनता दल और क्षेत्र दलों के से वो हार गई थी। कांग्रेस के पतन ने बहुदलीय व्यवस्था को एक युग की शुरुआत की। 1989 से लेकर 2014 तक चुनाव में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, कुछ कम ही सीट मिला था। 96 में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी उभरी। 1998 से लेकर 1999 में जब सत्ता में सरकार बनाई और अटल बिहारी नेतृत्व में यहाँ यहीं पे एनडीए गठन हुआ था, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर दो प्रमुख गठबंधन बना, यूपीए और एनडीए। एनडीए 1999 जब अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए के नाम से, फिर जब 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी, यूपीए की सरकार बनी, तब आया जो है ना संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। इस चीज़ को मैं जब पॉलिटी का वीडियो पढ़ा उसको काफ़ी अच्छे से मैं डिस्कस करूँ, आप वहाँ पर इसको वीडियो देख सकते हैं। बाकी अभी 4 से लेकर 9 तक मनमोहन सिंह सरकार रही, फिर 9 से लेकर 14 तक फिर मनमोहन सिंह सरकार रही। 10 साल मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री रहे और वो यूपीए गठबंधन के तहत वो काम कर रहे थे। बाकी अभी 14 से लेकर अभी लेटेस्ट 2023 तक जो केंद्र सरकार है वो एनडीए मतलब की जो गठबंधन की सरकार है, ठीक ना। लगभग यही स्थिति भारत के अलग राज्यों में आप देखिएगा, जैसे बिहार में 2005 से लेकर 10 तक भाजपा और जेडीयू की गठबंधन सरकार थी, फिर आरजेडीयू बन गई, फिर बीजेपी जेडीयू हो गई, मिलकर 2020 का विधानसभा चुनाव सरकार बनी। लेकिन 2020 में पुनः आरजेडी गठबंधन, मतलब कहीं ना कहीं देखिए गठबंधन में तालमेल उल्टा पुल्टा चीज़ें हो ही रहा है, तो ये इसलिए वो मतलब कि स्थिर नहीं हो पाई है। आप ये लिखिएगा, मेन थीम ही यही है, स्थिर नहीं हो, अस्थिर है, ठीक ना। ये चीज़ उसी को मैं डिफाइन करूँ। महाराष्ट्र में देखिए बीजेपी शिवसेना थी पहले, अभी बीजेपी अलग हो गई है शिवसेना से, तो ये सब आप यहाँ पे दिल्ली में भी देख सकते हैं, ठीक ना। बाकी यही सब आप एग्जाम्पल आप इसको लिख सकते हैं। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि विरोधी सरकार वर्तमान भारत राजनीतिक लक्षण हो गया है। इसके प्रमुख कारणों में क्षेत्र दलों का उदय माना जाता है। विरोधी सरकार अपने कार्यकाल को पूरा भी नहीं कर पाती है। विरोधी सरकार के भारत राजनीति पर प्रभाव देखा जा सकता है। इस सरकार की सीमाएं भी, इसका सरकार का मुखिया कोई ऐसे कठोर निर्णय नहीं ले सकता है जो कि उसके सहयोगी दलों के हितों के अनुरूप ना हो, ठीक ना। ऐसा करने पर ये
दल अपनी समर्थक सरकार से वापस ले सकती है। कि अभी क्या हो 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उसमें ना सीपीआई का समर्थन वो लेके सरकार चल रही थी। तो सीपीआई चूँकि जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं निजीकरण का विरोध करती है। तो मनमोहन सिंह की सरकार जिधर किसी कंपनी को निजीकरण करने से डरती थी, क्योंकि उनको डर था कहीं सरकार ये मतलब कि ये पार्टी मेरा समर्थन वापस ना ले, सरकार ना गिर जाए। ये सब समस्या होती है, ठीक ना, ये बात लिख सकते हैं। वही सब यहाँ लिखा हुआ है, ठीक ना। बाकी इसमें भ्रष्टाचार भी देखने को मिलता है, ठीक ना। यूपीए सरकार में ऐसे कई सारे आपको देखिए कई सारा घोटाला हुआ, कोयला घोटाला सब हुआ, ऐसा आप दिख सकते हैं, ठीक ना। निष्कर्ष मिली सरकार राजनीतिक अस्थायी सरकार प्रदान करने में भले ही असफल रही, लेकिन इससे क्षेत्र दलों के उद्भव के कारण भारत के विभिन्न हिस्सों में अच्छे नेताओं का उद्भव हुआ है। क्षेत्रीय मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे पर उजागर हुए हैं। सरकार जो है बनाने बिगाड़ने में छोटे दलों का योगदान बढ़ गया। अतः किसी मिली सरकार राजनीति को भारत में और अधिक परिपक्व होने की आवश्यकता है तथा राज्य और राष्ट्र हित को ध्यान रखना चाहिए। हाँ, एक बात इसमें ये भी लिखा था कि पिछले 5-10 वर्षों से जिस तरह से केंद्र में एनडीए की सरकार बनी है, एनडीए में जो भाजपा है उसको पूर्ण बहुत मिल रहा है, इसलिए सरकार ये स्थिर है। तो देश में गठबंधन की सरकार स्थिर तभी होगी जब किसी एक नेशनल पार्टी को लगभग ठीक ठाक सीट आ जाएगा, जो कि भाजपा के साथ हुआ है। भाजपा को जो है ना अभी फर्स्ट टाइम शायद 283 सीट आया था 2014 और अभी लगभग 303 के आसपास है। कहीं मतलब कि ये बहुमत से ज़्यादा है, तो तभी जो है ना एक स्थिर गठबंधन सरकार की हो सकती है। आप ऐसे करके चीज़ों को लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन प्रस्तावना का मैं कर देता हूं, इसमें प्रस्तावना मैंने ही शामिल किया था। बाकी जो क्वेश्चन बचेगा उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लगभग 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित किन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अभी और प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, तर्क सहित चर्चा की। मतलब कि संविधान का प्रेम्बल में जो भी लक्ष्य घोषित किया गया अभी और उसमें क्या प्रयास करना चाहिए। तो इसमें सिंपल भाई प्रस्तावना क्या होता है आप ये लिखिए, कब इसको अडॉप्ट किया गया, इसमें आदर्श क्या है, वही संपूर्ण समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, फिर जो है ना लोकतंत्र गणराज्य। इसका लक्ष्य क्या था, हमारे प्रस्तावना में क्या लक्ष्य दिया गया है भाई, न्याय कीजिए, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्वतंत्रता दीजिए, विचार के व्यक्ति विश्वास की और समानता स्थापित कीजिए और बंधुत्व कीजिए। लेकिन ये सब क्या विदेश में हुआ है, नहीं हुआ है। तो वही यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हम अपने उद्देश्यों से वंचित रहे। जैसे कि न्याय, जहाँ तक न्याय की बात है, अभी सामाजिक न्याय लोग मतलब कि राह देख रहा है। महिलाओं की भागीदारी अभी भी नहीं हुई, SC ST की भागीदारी नहीं हुई है, ठीक ना। कुपोषण की स्थिति है, मानसिक बीमारी है, मतलब कई सारी चीज़ें यहाँ पे आप यहाँ पे न्याय के संदर्भ में दिखा सकते हैं। फिर आर्थिक न्याय में भी अभी देखिए संपत्ति का कैसे असमान वितरण है, जनसंख्या वही 10% लोगों के पास संपत्ति ज़्यादा है, आप इसको दिखाइए, ठीक ना। बाकी राजनीतिक न्याय में देखिए अभी भी जो है ना आपको लोकसभा विधानसभा में महिलाओं की वोटिंग नहीं हो पा रही है, मतलब नहीं भागीदारी हो रही है और 60% ही वोटिंग होता है, ठीक ना। लोग वोटिंग ही नहीं करते हैं। साथ ही लोकसभा और राज्य की विधानसभा में आज तक महिलाओं के लिए सीट आरक्षण का व्यवस्था नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं हमें न्याय के दृष्टिकोण से अभी हमको बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। वही तक अगर बात हम करें आज़ादी की, तो वही संविधान के द्वारा नागरिक को आज़ादी तो दिया गया, लेकिन कई तरह से सीमित है। अभी देखिए फेक न्यूज़ ये सब आपका यहाँ पे दिखा सकते हैं, हिंसा देखने को मिलती है, धार्मिक भेदभाव भी देखने को मिलता है। धर्म आधार पे जो है ना अधिकार जो है लेकिन यहाँ पे धार्मिक भेदभाव या हिंसा हमको देखने को मिलता है। वहीं जहाँ तक समानता की बात किया जाए, यहाँ भी अभी भी अपर कास्ट लोअर कास्ट की भावना देखने को मिलती है देश में, ठीक ना। छोटी जाति अभी मंदिर प्रवेश पर कहीं ना कहीं रोक लगता है इन लोगों को, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। बाकी एकता अखंडता भाईचारा भी देश में पूरी तरह हमको देखने को नहीं मिलता है। आज भी कहीं ना कहीं देश में नारे लगते हैं, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, आपसी मतभेद है, धर्म भाषा पर लड़ाई हो रहा है। देखिए तमिलनाडु बिहार में जब झगड़ा हुआ, मराठी बिहारी का भी हो जाता है, राज लड़ जाता है। ये सब कहीं ना कहीं दिक्कत है। इन सभी समस्याओं से हम लोग बिना निजात पाए देश को, भारत को सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश जहाँ धर्म भाषा क्षेत्र संस्कृति के आधार पर इतनी विविधता है को एक सफल राष्ट्र नहीं बना पाएंगे। अतः राष्ट्र के विकास के लिए हमको प्रयास करने की आवश्यकता है। क्या प्रयास करेंगे, यही सब जो कमी है कि सामाजिक न्याय देंगे, आर्थिक सामाजिक स्वतंत्रता रोजगारिता खत्म करेंगे, भाईचारा बढ़ाएंगे और समानता लाएंगे, ठीक ना। समानता ये सब आप बात लिख सकते हैं, ठीक ना। कोई भी चीज़ सही ढंग से लागू हो, सामाजिक न्याय हो, कानून बने, महिलाओं पर फोकस हो, गरीबों पर फोकस हो, अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचे, ऐसा कुछ हम लोग काम करें। आर्थिक न्याय रोजगार दें, हम लोग SC ST के पिछड़े वर्गों को ध्यान दें। आज़ादी की जहाँ तक बात है, हेट स्पीच या जो है ना फेक न्यूज़ पर रोक लगना चाहिए, ठीक ना। लोकतंत्र के सही रहेगा, विशेषकर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए लोगों की, ठीक ना। फिर आपकी रूढ़िवादिता हमको खत्म करना चाहिए समाज से और बंधुत्व और भाईचारे पर फोकस करना चाहिए। निष्कर्षतः प्रस्ताव में निहित विभिन्न स्वतंत्रता, न्याय, समानता, बंधुत्व प्रकृति ने नागरिकों के जीवन में अद्भुत योगदान दिया है। इसी का परिणाम है कि आज दुनिया का सबसे बड़ा सफल लोकतंत्र माना जाता है। प्रस्तावना द्वारा देश की एकता अखंडता पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसे हम आम नागरिकों को भी ध्यान में रखकर देश के लिए काम करना
पड़ेगा। आप ऐसे करके चीज़ों को कर सकते हैं। ये लगभग मोस्टली टॉपिक में कवर कर दिया। एक दो टॉपिक जैसे कि इसमें बेसिक स्ट्रक्चर बच गया, इसको मैं कवर कर दूंगा। एक बेसिक स्ट्रक्चर ये बच गया, बाकी एक दो टॉपिक और बच गया। तो नेक्स्ट वीडियो जब मैं कभी लाऊंगा तो इसको मैं पूरा जो बचा हो उसको कर दूंगा। तो बाकी आप इन सारे वीडियो को अच्छे से देखें। जिनको भी इसका इंग्लिश का कंटेंट चाहिए, आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। हिंदी का मैं PDF वहाँ शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। बाकी टॉपिक देखिए, अभी तक इसमें हमने क्या क्या कवर किया, इसको किया, प्रस्तावना किया, फंडामेंटल DPSP किया, व्यक्ति आज़ादी किया, ड्यूटी किया, फिर संसद की भूमिका कर लिया, केंद्र संबंध देख लिया, धर्म की राजनीति, व्यक्तिवादी राजनीति देख लिया, इलेक्शन कमीशन देख लिया, रीजनल पार्टी देख लिया, और एक ही आपका बेसिक एक्सरसाइज आपका क्या गया, छूट गया। इसको हम नेक्स्ट कई वीडियो में कवर कर लेंगे। बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन जो आप लोग को देना था, जिनको भी 69th मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम करना है, जिनको जो तो बहुत ही जिनका बेसिक कुछ भी नहीं, कैसे आंसर राइटिंग करें, तो 0 लेवल पे आंसर राइटिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि है क्या कि इस YouTube पे आपको तो मेरा काफ़ी वीडियो मिल जाएगा, लेकिन हाँ कैसे आंसर को अच्छे से लिखा जाए, उसमें आप क्या गलती कर, ये तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो 69th मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो है ना, इसमें कि आपका GS और FA दोनों कवर करूँगा मैं। ये स्टार्ट किया जा रहा है और ये अभी तक 69 का ऑलरेडी 2 बैच चल रहा है। 69 का बैच फर्स्ट आज से 2-3 महीना पहले शुरू किया था, अभी 1 महीना पहले सेकंड बैच शुरू किया, जिसमें कि लगभग 100 स्टूडेंट ऑलरेडी हैं, ठीक ना। तो अब चूंकि काफ़ी सारा जब से 69 का एग्ज़ाम का डेट आ गया है, मेंस का और PT सब का, तो तब से काफ़ी सारा कॉल में आ रहा है कि नया बैच कोई इंट्रोड्यूस किया। तो एक नया बैच है, एक तो बैच नंबर 3 है, ये 28 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि हम लोग इसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट करेंगे। तो जो भी बैच होगा उसमें ऑल सब्जेक्ट मैं कराऊँगा, और कोशिश ये रहेगा कि आपका चूँकि एग्ज़ाम दिसंबर तक ख़त्म हो जाएगा, तब तक जो है ना लगभग इसमें 300 से ज़्यादा GS का क्वेश्चन मैं कराऊंगा। 300, इसमें शॉर्ट और लॉन्ग दोनों रहेगा, और ऐसे लगभग 100 से ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे मैं वो भी कराऊंगा। मतलब कि इन दिनों में जो आगे 6-7 महीना है मेंस के लिए, इतना कंटेंट आपको करा दूंगा, इतना आप कॉन्फिडेंट करा दूंगा, इतना कॉपी आपको फीडबैक सब कुछ मिल जाएगा कि आपको मेंस में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में करेंगे। तो ये 3रा बैच जो है ना, ये 28 अप्रैल को शुरू करेंगे। हिस्ट्री के साथ करेंगे, फिर हिस्ट्री होगा, फिर पॉलिटी होगा, फिर ज्योग्राफी होगा, फिर साइंस होगा, फिर ऐसे करके बढ़ेगा। फिर जो है ना 4था बैच जो है ना 5 मई से शुरू करेंगे, जिसमें कि इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी शुरू करेंगे। तो जिनको भी ज्वाइन करना है, नीचे नंबर दिया गया है, आप इसको ज्वाइन कर। बाकी इसमें वही हम कोशिश करेंगे कि आपको इसमें पर डे जो है ना 2 क्वेश्चन GS का आपको देंगे प्रैक्टिस के लिए, सप्ताह में 3 ऐसे देंगे, सबका आंसर मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, वीडियो जो भी कॉपी आप आएगा ग्रुप में, क्योंकि ये ऑनलाइन बोर्ड में चलेगा, तो सबका वीडियो फीडबैक मिलेगा। और इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको PT का नोट्स और वीडियो प्रोवाइड कराएं, ताकि आप साथ साथ PT का भी तैयारी कर पाए। इसमें देखिए सिंपल मैं करता क्या हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि आपका शुरू करेंगे हिस्ट्री, ठीक ना। तो हिस्ट्री में सबसे पहले मैं क्या बोलूँगा, हिस्ट्री का मैं आपको पूरा दूंगा एक टाइम टेबल कि नेक्स्ट 20 दिन हम हिस्ट्री करेंगे, और इस 20 दिन पहले आपको हम कराएंगे कि बोलेंगे कि पहले PT के लेवल पे आपको नोट्स दूंगा, उसका वीडियो प्रोवाइड करूँगा, आप उसको देखा, तब उसका हम मेंस का राइटिंग प्रोग्राम करेंगे, फिर उसका भी मोरल आंसर दे देंगे। बाकी ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पूरा बाकायदा सब कुछ तैयार हो गया, क्योंकि 67th में हम इंग्लिश मीडियम नहीं शुरू कर पाए थे क्योंकि कंटेंट की कमी थी। लेकिन हाँ, इस बार 68, 59, 70 सबके लिए इंग्लिश का बेस्ट कंटेंट मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो जिनको भी लगता है कि नहीं मेंस आंसर राइटिंग करना चाहिए, बाकी ये मेरा अगर इंस्टा आपको अच्छा लगता है कि नहीं, ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़ के आप जो ना मेंस की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। बाकी हाँ, जब जुलाई आ जाएगा, जुलाई अगस्त 2 महीना हम लोग फिर मेनली PT पर करेंगे, और जिनका 60 PT या 70 PT देना है जिनको, उनके लिए मैं अलग से NCERT बेस्ड एक बैच लाऊंगा, जिसमें कि क्लास 6 to 12 ऑल NCERT सब्जेक्ट में करा दूंगा। बाकी और भी PT के लिए कुछ बोलेंगे, हाँ वो सब 20 मई के बाद होगा। अभी चूँकि मेंस का है टाइम, इसलिए आप लोग मेंस को कीजिए। तो बाकी जो जिसको जुड़ना है, यहाँ पे इस नंबर पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हो रहा है, ठीक ना। बाकी जो भी आगे कुछ टॉपिक बचा है, चाहे इकोनॉमिक्स का बचा है या साइंस टेक का बचा है करंट का, वो मैं टाइम पे वीडियो ला दूंगा, आप उसको भी देखें। और बाकी करंट अफेयर्स का जहाँ तक वीडियो पेपर कटिंग का बात है, तो वो भी आ जाएगा। 2-3 दिन का वीडियो नहीं आया तो मैं एक ही साथ यहाँ पे ला दूंगा। बाकी आप लोग इस चीज़ को देख के फ़ायदा उठावें, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पे काफ़ी सारा कंटेंट आपको इजीली मिल जाएगा।
बाकी देखिए एक बात मैं बोलना चाहूँगा, जहाँ तक मेंस को लेके बात है तो मेंस के लेके बहुत अधिक पैनिक या परेशान नहीं होना। को बहुत सारा कॉल में फिर आता है कि मेंस लिख ही नहीं पा रहा हूँ, नहीं लिख पा रहे। देखिए पहली बार में मैं सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ। जब फर्स्ट टाइम अगर कोई अगर रोटी आदमी बनाता है तो फर्स्ट टाइम रोटी गोल नहीं होता है, रोटी गोल 2-3-4 दिन के बाद ही होता है। इसी तरह मेंस में यही है, राइटिंग में फर्स्ट डे खराब होगा, सेकंड थर्ड फोर्थ डे अपने अपने धीरे हो जाएगा। हाँ आप मेंटर से कॉपी चेक करवाए, जहाँ भी आप कराएं, इन्हीं की मेरे साथ जुड़ा, जहाँ भी आप कराएं मेंटर से कॉपी चेक कराएं, सही गलत पता कराएं, तो इसको आप सही ढंग से कर सकते हैं। और ये यूट्यूब मेरा यूट्यूब चैनल है, आपको ये मेंस के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म है। आपको A to Z हर एक सब्जेक्ट का मोर आंसर अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश सब में है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो आप उसको ज्वाइन करें और उसका फ़ायदा उठावें। तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।